Okay, so good afternoon, everyone. I'm hoping my voice is audible to all, and also my screen is also visible to everyone. Yes? Okay, great. Good afternoon. Good afternoon, everybody. So basically, थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा. ओवरव्यू का मतलब कि हम लोग ने मेरे ख्याल से लास्ट टाइम हमने वॉल्यूम लाइट और मैच लाइट को कवर किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. कैन somebody remind me what all we have done last time? यस, जो वॉल्यूम लाइट थी क्यूब शेप की, और मैश लाइट जो था एरिया लाइट था. करेक्ट. सो दैट वे आई थिंक वी हैव कवर्ड फेयर बिट ऑफ द टाइप्स ऑफ लाइट्स. और स्पॉटलाइट को भी हमने वॉल्यूम उसके अंदर डाला था, और डस्ट पार्टिकल्स और इस तरह का जो इफेक्ट था वो हमने अचीव किया था. सो आई थिंक नाउ इफ यू आर लुकिंग एट एनी इमेज, देन आई एम श्योर कि आपने वो इमेज के अंदर वो सारी चीजें नोटिस करना आपको पॉसिबल हो जाएगा जो कि आप पहले शायद उन चीजों को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे थे. पहले आपको कोई भी इमेज दिखेगी, आपको ब्यूटीफुल लगेगी, लेकिन आप कह नहीं पाओगे कि उसमें क्या हो रहा है. राइट, व्हाट ऑल थिंग्स आर टेकिंग प्लेस विथ रिगार्ड्स टू लाइटिंग. यानी वो डे लाइट है, इवनिंग लाइट है, सन लाइट, स्काई लाइट, उसके शेडोज और उसके टाइप्स ऑफ लाइट्स. तो नाउ यू विल बी एबल टू फिगर आउट एवरीथिंग. यानी छोटी लाइट जो है वो शार्प शेडोज करती है, बड़ी लाइट जो है वो सॉफ्ट शेडोज करती है, एंड ऑल दीज थिंग्स. राइट. सो दैट वे आई थिंक वी आर एट अ लेवल वेयर अभी हमें देखना पड़ेगा कि इल्यूमिनेशन तो हो गया, यानी जो ओवरऑल ब्राइटनेस तो आ गई सीन के अंदर, लेकिन आपके जो ऑब्जेक्ट्स है, ओके, आपके जो ऑब्जेक्ट्स है वो एक दूसरे से डिफर करेंगे. दे विल नॉट बी द सेम. राइट. they two objects having different property cannot appear the same. यानी उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा कोई प्रॉपर्टी होगी जिसको हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं. हाउ डू वी डिस्टिंग्विश इट? वी डिस्टिंग्विश इट बाय से कि उसका कोई ग्लॉसी है, कोई कोई मैट फिनिश है, कोई रफ है, कोई स्मूथ है. ओके. सो देखिए, अगर हमारे सीन में all of you can see these images, right? All of you can see these images. Okay, सब लोग देख पा रहे हैं, राइट? सो अगर आपके सीन में, अगर आपने लाइटिंग तो अच्छी कर ली, आपने बोला सर, आपने बोला सनलाइट डाल दो, हमने सनलाइट डाल दी. आपने कहा कि स्काईलाइट डाल दो, तो हमने स्काईलाइट डाल दी. लेकिन हुआ ये कि बिकॉज इस सीन के अंदर कोई भी मटेरियल नहीं है, ओके, इस सीन के अंदर कोई भी मटेरियल नहीं है, तो आप देखेंगे कि इस सीन के अंदर कोई भी आपको डिस्टिंग्विश, या तो कह सकते हैं कोई ऐसा डिफरेंशिएटिंग आपको एलिमेंट नहीं दिख रहा है. there is no separation between the objects, everything is flat. तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक टाइप का लैम्बर्ट शेडर है. लैम्बर्ट शेडर का मतलब जो शेडर जिसके अंदर ज्यादा रिफ्लेक्टिविटी नहीं होती, टेक्सचर नहीं है. राइट. देखिए, टेक्सचरिंग एक चीज है और शेडिंग दूसरी चीज है. ये टेक्सचरिंग और शेडिंग के अंदर मैं भी बहुत कंफ्यूज था एट वन पॉइंट. लेकिन हुआ ये कि विथ टाइम आई फिगर्ड दैट शेडिंग और टेक्सचरिंग इंटरकनेक्टेड है. मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मटेरियल या शेडर वो चीज है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट करने में मदद करता है. ठीक है. अभी मेरा मतलब ये है कि कोई चीज पहले तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन कास्ट करेगी, और उसके ऊपर आपको कोई पैटर्न दिखेगा, तो उसको मैं कहूंगा टेक्सचर. तो जो टेक्सचर है वो आपको रिपीटेटिव पैटर्न्स दिखाएगी, या तो कोई टेक्स्ट हो गया, या फिर आपका कोई ऐसा डिजाइन हो गया, या ऐसी कोई रिपीटेटिव कोई लाइंस हो गई, उसको मैं कहूंगा टेक्सचर. लेकिन अगर जो शेडिंग है, नाउ शेडिंग मे नॉट हैव टेक्सचर्स समटाइम्स. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको पूछूं कि यहाँ पे ये जो इसका कौन सा टेक्सचर है, ये जो हार्ट शेप है यहाँ पे, इसका कौन सा टेक्सचर है? इसको कोई टेक्सचर है क्या? मेटल, स्टील. लेकिन आप देखिए इसके अंदर ये, इसकी जो ये डिजाइन है, यानी इसके ऊपर जो कलर आ रहा है, ये कांस्टेंट रहेंगे क्या? कांस्टेंट का मतलब अगर मैं कैमरा यहाँ से यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो आपको लगता है कि ये टेक्सचर उसके साथ में घूमेगा?
ये तो वहीं का वहीं रहेगा। तो बेसिकली इसके ऊपर मैं कहूंगा इसके ऊपर सिर्फ शेडर है, इसके ऊपर सिर्फ एक मेटल का शेडर है, इसमें कोई टेक्सचर है ही नहीं। आप समझे? आई मीन इसके ऊपर शेडर ही है, टेक्सचर है ही नहीं। तो टेक्सचर क्या होता है, अगर इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखा होता या इसके ऊपर कोई पैटर्न होती, यानी ऐसे लाइनिंग वाली पैटर्न या फिर कोई कोई भी आप डिजाइन कह दो, तो ये शेडर के ऊपर आपने वो पैटर्न लगाई, उसको हम कहेंगे टेक्सचर। ठीक है? अगर मैं इसका सिंपल एग्जांपल बताऊं, तो आप जब ट्रेन में ट्रैवल करते हो, वेन एवर यू ट्रैवल इन ए ट्रेन, तो ट्रेन के अंदर आप देखोगे कि जो फ्लोरिंग होता है, तो फ्लोरिंग के ऊपर पहले तो मेटल होता है जो कि आपके एकदम मैट फिनिश होता है, यानी उसका जो वेयर एंड टेयर होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, तो उसके ऊपर घिसा हुआ रिफ्लेक्शन दिखता है। तो जो घिसा हुआ रिफ्लेक्शन है उसको मैं कहूंगा शेडर। राइट, उसको मैं कहूंगा शेडर, जो रिफ्लेक्ट करने में मदद मदद कर रहा है। लेकिन जो आपका ये फ्लोरिंग है, यानी जो उसका जो ये कह सकते हैं शीट है, मेटल शीट है, उसके ऊपर आपने देखा होगा कैसा एक क्रिस क्रॉस लाइन रहेगी। राइट, एक ऐसी एक लीफ शेप की ऐसा एक पैटर्न होती है जो कि रिपीट होती है बहुत सारी जगह पे। वो क्यों होता है? क्योंकि वहां पे आपको ग्रिप चाहिए, वहां पे लोग जो है स्लिप ना हो जाए, इसके लिए वो एकदम फ्लैट नहीं होता, उसके ऊपर थोड़ी ऐसे ग्रिप रखी होती है जो कि एम्बॉस्ड होता है। तो जो एम्बॉस वाली इफेक्ट है, वो जो पैटर्न है, उसको हम कहेंगे कि दैट इज अ टेक्सचर। तो शेडर होगा वो क्या होगा कि वो प्लेन रहेगा। प्लेन का मतलब वो ग्लास अगर है तो ग्लास के थ्रू अगर आप सीधा देख रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्लास का शेडर लगा हुआ है। लेकिन अगर वो ग्लास के ऊपर किसी टाइप का डिजाइन है, किसी टाइप की कोई ऐसी कार्विंग है या फिर किसी का नाम लिखा हुआ है, तो उसको हम कहेंगे टेक्सचर। तो शेडर है वो प्लेन होता है, और टेक्सचर होता है वो पैटर्न वाला होता है। ठीक है? तो इसके हिसाब से what we are going to cover today is we are going to cover different types of shaders। ठीक है? ऑल ऑफ यू आर विथ मी? सबको आइडिया आ गया व्हाट इज शेडर एंड टेक्सचर? ठीक है? सो आपको कभी भी कोई भी रिपीटेटिव पैटर्न दिखे, जैसे नाउ इफ आई एम हैविंग वन प्लस वन प्लस फोन इन माई हैंड, और उसके ऊपर जो पीछे का पार्ट है बहुत ही ज्यादा ग्लॉसी है। राइट, इट इज वेरी ग्लॉसी। उसके ऊपर एकदम प्लेन ऐसा ब्लैक कलर का आपको एक ब्लैक कलर का एक ग्लॉसी एक फिनिश है, तो उसको मैं कहूंगा वो शेडर है। उसके ऊपर कोई इसी टाइप का कोई लेबल नहीं है, कुछ नहीं है, वो प्लेन अगर ब्लैक फिनिश है तो उसको मैं कहूंगा ब्लैक शेडर, रिफ्लेक्टिव ब्लैक शेडर। लेकिन अगर मैं उसके ऊपर कोई कवर लगाता हूँ, अगर उसके ऊपर मैं कोई रबर का कवर लगाता हूँ, और वो कवर के ऊपर ऐसी ऐसी कोई ग्रिप के लिए पैटर्न है जो कि ऐसे थोड़ी डेंट वाली है, और उसके बीच में कुछ होल्स है, और वो ऐसे उसकी लाइन से यहाँ वहाँ क्रिस क्रॉस हो रही है, और वो पैटर्न ऊपर से लेके नीचे तक रिपीट हो रही है, तो मैं कहूंगा कि वो रबर फिनिश है विथ अ टेक्सचर ऑफ सम काइंड ऑफ अ लाइंस। ठीक है? तो अगर आपको शेडर बनाना है तो वो प्लेन होगा, उसके ऊपर आप टेक्सचर लगाओगे तब जाके वो थोड़ा आपको रिपीटेटिव पैटर्न दिखाई देगी। ठीक है? सो दैट बीइंग सेड, अभी आपको क्लियर हो जाएगा जब आप माया के अंदर उसको यूटिलाइज करोगे। बिकॉज व्हेन यू यूज एनी शेडर, तो शेडर के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। यू कैन अप्लाई बम्प, यू कैन अप्लाई कलर, यू कैन अप्लाई रिफ्लेक्शन, यू कैन अप्लाई रिफ्रैक्शंस। आप बहुत सारी चीजें उसमें कर सकते हैं। ठीक है? सो पहले जान लेते हैं दैट व्हाट डज रिफ्लेक्शन डू। एक एक करके हम लोग सारी चीजों को कवर करते जाएंगे। ठीक है? सो पहले आते हैं रिफ्लेक्शन के ऊपर। सो रिफ्लेक्शन में मैं पूछूंगा कि ये इसके ऊपर कौन सा कलर है? What color does this object have? ओके, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, इस पे कौन सा कलर है? एनीबडी? कोई कलर है इसमें? सिल्वर, क्रोम। इज क्रोम अ कलर? इज सिल्वर अ कलर? आप क्या कहोगे? इट इज नॉट अ कलर, राइट? सिल्वर कैन नॉट बी अ कलर। सिल्वर, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट। ठीक है, व्हाट आशा इज सेइंग ब्लू, ब्लैक, व्हाइट। अगर मैं इस क्रोम, ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं अगर रेड रूम के अंदर रख लूं, यानी मैं इसका जो एनवायरमेंट है इसको अगर पूरा रेड कर देता हूं, तो
ये कलर चेंज हो जाएगा, करेक्ट। सो बेसिकली दिस इज डायनामिक, ये डायनामिक है। मतलब कि क्रोम जो है, क्रोम का लोकल कलर कोई नहीं होता। क्रोम डज नॉट हैव एनी लोकल कलर, उसका खुद का कोई कलर नहीं होता। उसको जिस जिस एनवायरमेंट में आप डालोगे उस हिसाब से वो एनवायरमेंट को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। सो यू कैन से दैट द क्रोम इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टिव। ओके, क्रोम इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टिव, जिसके अंदर वो पूरे के पूरे एनवायरमेंट को अपने ऊपर प्रोजेक्ट करने के बाद उसको शोकेस करेगा। वो पूरे एनवायरमेंट को अपने आप ढाल देगा, ठीक है। और ये जो क्रोम है, ये ऑब्जेक्ट इस तरह का बेंड शेप है, यानी ये स्फेरिकल है और इसका ऐसे वियर्ड सा शेप है, इसलिए आपको रिफ्लेक्शन ऐसे टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं। अभी अगर आपको क्लियर रिफ्लेक्शन का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, व्हाट इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ अ क्लियर रिफ्लेक्शन? वाटर नहीं, वाटर तो ट्रांसपेरेंट भी होता है। मिरर, करेक्ट। मिरर इज द मोस्ट कॉमन, या ग्लास, या तो कहूंगा मिरर। मिरर वुड बी अ गुड, वुड बी अ बेटर रिफ्लेक्टिव सरफेस, जो प्योर रिफ्लेक्शन है, राइट। वो वही दिखाएगा जो कि उसके अपोजिट में है, वो अपने आजू बाजू की चीजें ही दिखाएगा, करेक्ट। तो मिरर जो है, मिरर हैपन्स टू बी द मोस्ट कॉमन कॉमन एग्जाम्पल फॉर अ रिफ्लेक्शन, ठीक है। मिरर इफेक्ट हम लोग कहते हैं। मिरर का मतलब जो भी आजू बाजू, मिरर का खुद का कलर नहीं होता। मिरर इज अ मिरर, मिरर के अंदर आपको वही दिखेगा जो उसके सामने है। तो ये भी एक मिरर ही है। इवन दिस ऑब्जेक्ट इज अ मिरर, इट इज जस्ट दैट इसका शेप अलग है, इस वजह से उसके जो लाइट रेज उसके ऊपर गिरे तो उसने उसके शेप के हिसाब से वो डाइवर्ट हो गए, वो डिस्टॉर्ट हो गए, और इसलिए आपको थोड़े यहाँ पे रिफ्लेक्शन टेढ़े मेढ़े दिख रहे हैं। इसका मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। सपोज इफ यू आर सीइंग दिस वन, यू कैन सी दिस, ये जो यहाँ पे ग्लास बॉल जैसा कुछ है, इस पे कैसा आपको टेढ़ा मेढ़ा ये रिफ्लेक्शन दिख रहा है। सो बेसिकली आपके जो लाइट रेज आए, जो एनवायरमेंट के अंदर लाइट रेज जो फैले, और वो लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरे, और वो लाइट रेज पूरे के पूरे जब रिफ्लेक्ट बैक होके आपकी आंखों तक पहुंचे, देन यू आर एबल टू सी दिस कंप्लीटली क्रोमिक रिफ्लेक्शन। ओके, और इसका जो शेप है ये इस तरह से डिपेंड करेगा, यानी अगर इसका शेप टेढ़ा मेढ़ा है तो उस हिसाब से इसके जो रिफ्लेक्शन है वो भी टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। अभी इसका मुझे आप खुद ही बताएंगे कि ये और कहाँ पे आपने इस टाइप का कोई फिनोमिनन होते हुए देखा है। where else have you seen this distortion of reflection? बहुत ही कॉमन है। See, I am just making it as simple as possible so that आप ऐसा ना सोचे कि ये लाइटिंग और शेडिंग बहुत ही ट्रिकी चीज है, अनलाइक अदर थिंग्स ऑफ 3D। ये ऐसी बात है ना कि आप रोज देखते हैं लेकिन रोज इसको इग्नोर कर देते हैं। अभी मैं थोड़ा अगर, नहीं, नॉट वाटर, ठीक है। मैं आपको और अभी बहुत बड़ा हिंट दे देता हूँ, नॉट वाटर ड्रॉप, वो तो रिफ्रैक्शन होता है, ट्रांसपेरेंसी आपको दिखती है उसमें। सी आई टेल यू, कभी कभी है ना, मैंने कुछ यानी वी ग्लास बॉल वो आएंगे, ग्लास बॉल नेक्स्ट पार्ट में आएगा। दिस इज करंटली वी आर स्टिकिंग ऑन टू रिफ्लेक्शन ओनली, वी आर नॉट गोइंग इनटू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, वी आर ओनली लुकिंग इनटू ओपेक ऑब्जेक्ट्स विच आर रिफ्लेक्टिव। कैलेडोस्कोप नहीं, वो भी रिफ्रैक्शन हो गया, इवन दैट इज डिफरेंट। व्हाट यू ऑल हैव सेड, वाटर, ग्लास एंड ग्लास बॉल एंड ऑल दैट, वो हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में जब देखेंगे तब से आ जाएगा। यस, बाइक मिरर, कैरोलिन हैज गिवन अ वेरी गुड एग्जांपल, बाइक मिरर, ये भी अच्छा एग्जांपल है। अभी आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आप जब किसी अम्यूजमेंट पार्क में गए होंगे, वहां पे फनी मिरर्स, राइट, फनी मिरर्स नाम के एक ऐसा एक कियोस्क होता है, राइट, फनी मिरर्स जैसे जो लगाए रहते हैं। सो देन व्हाट हैपेंस इज दैट यू विल अपीयर फैट, या वेरी थिन, या योर फेस माइट बिकम बिगर, या यू माइट अपीयर बेंट, आप कभी टेढ़े मेढ़े दिखोगे, राइट, यू विल नॉट अपीयर एज यू आर। मिरर मेज, एग्जैक्टली, उसका नाम मिरर मेज होता है। तो वो जो आपकी सरफेसिस है, वो बिकॉज वो अच्छी थोड़ी सी कर्व्ड है आपकी, या तो वो मिरर कॉन्वेक्स रहेगा या तो कॉनकेव रहेगा। तो हुआ ये कि जो लाइट्स है, जो प्रेजेंट वहां पे लाइट्स है, वो जब उस पे गिरी, मिरर में क्रैक हुआ तब भी होगा।
राइट, मिरर में क्रैक होगा तब तो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, बट आई एम सेइंग कि वो जो आपका रिफ्लेक्शन है वो एक्सपांड या तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो जाएगा, करेक्ट। इसमें देखिए कोई चीज ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी दिख रही है, कोई इंसान यहाँ पे मोटा दिख रहा है, कोई यहाँ पे पतला दिख रहा है, एक्चुअली वो लोग सारे स्टेबल है, लेकिन बिकॉज द सरफेस इज कर्व्ड, बिकॉज द सरफेस इज कर्व्ड, आपको जो है कुछ रिफ्लेक्शन जो है वो बेंट दिखता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दिस सरफेस मैटर्स। अभी मैंने तो कुछ लोगों को इतना तक सुना है दैट सम फीमेल्स या सम लेडीज आर सो सो पिकी अबाउट देयर अपीयरेंस, कि वो लोग ये भी कहते हैं कि इस मिरर के अंदर मैं थोड़ी मोटी दिखती हूँ और किसी मिरर के अंदर मैं एकदम पतली दिखती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि वो जो मिरर का कंस्ट्रक्शन है, वो मिरर थोड़ा सा या तो कॉन्वेक्स हो सकता है या तो कॉनकेव हो सकता है, राइट। वी मस्ट हैव, अगर बहुत ज्यादा क्लोजली हम लोग अपने आप को नोटिस करेंगे तो पता चलेगा कि हम लोग को अलग अलग मिरर्स के अंदर अपना अपीयरेंस भी चेंज दिखता है। समटाइम वी लुक फैट एंड समटाइम वी लुक थिन, इवन अकॉर्डिंग टू द मिरर्स, क्योंकि वो मिरर का जो जो सरफेस है, हो सकता है थोड़ा बेंट हो, यानी बनाते टाइम थोड़ा कुछ डिफेक्ट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, तो उसमें वो मिरर थोड़ा बेंड हो गया, तो उसमें आप या तो मोटे दिखोगे या तो पतले दिखोगे। और जनरली लोगों को मोटा दिखना, अपने आप को मोटा नहीं दिखना होता, तो वो उसी मिरर में जाके देखेंगे जहाँ पे वो पतले दिखते हैं, राइट। तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सरफेस, जो जिस शेप में रहेगी उस हिसाब से उसका रिफ्लेक्शन आएगा। तो ये हो गया आपका क्लियर रिफ्लेक्शन। तो क्लियर रिफ्लेक्शन का आपको अगर सिंपल एक डेफिनेशन बताऊं, तो डेफिनेशन ये है दैट डेफिनेशन इज what you are seeing right now is clear reflection, this one specular reflection, ठीक है। तो what you have just seen is specular reflection। इसका मतलब कि जो भी आपके इंसिडेंट रेज है, जो भी आपके लाइट रेज है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट में हिट होने के बाद सीधा अगर वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, तो देन वी विल कॉल इट एज स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, या तो आप कह सकते हैं क्लियर रिफ्लेक्शन। अभी मैं आपको पूछना चाहूंगा कि एक बहुत ही अच्छा पुराना मूवी है जिसमें क्लियर रिफ्लेक्शन का बहुत ही अच्छा एग्जांपल था। कैन एनीबडी मेंशन दैट नेम टू मी? ये एकदम से दिस वाज वन ऑफ द पायोनियर्स, दीज पीपल, आईएलएम पीपल, दे आर पायोनियर्स इन अचीविंग दिस पर्टिकुलर आउटपुट। बहुत ही बढ़िया उन्होंने इसको अचीव किया था और वर्ल्ड बेस्ट मूवी है। विच इज दैट मूवी? इट वाज माय फेवरेट बैक इन द डे, अभी भी फेवरेट ही है, सम मूवीज आर लाइक लेजेंड्स। चलो ठीक है, मैं एक हिंट देता हूँ, उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा बॉडी बिल्डर एक्टर है। जो भी यहाँ पे मूवी बफ है वो फटाक से पकड़ लेगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हु इज दैट? या एनीबडी? ये जो क्रोमिक रिफ्लेक्शन का जो ये फिनोमिनन है, वो उस मूवी में बहुत ही अच्छे से दिखाया था। एनी गेसेस? ठीक है, चलो उस मूवी में आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर था। अभी भी नहीं? डोंट टेल मी, इतना इजी मूवी। टर्मिनेटर, एग्जैक्टली, अनंत इज राइट। टर्मिनेटर में वो जो विलन है, ही हैपेंस टू बी अ शेप शिफ्टर, राइट। ही हैपेंस टू बी अ शेप शिफ्टर। तो मर्क्यूरी वो मर्क्यूरी में जब मेल्ट हो जाता है, तो मर्क्यूरी से भी वो जब शेप लेता है, अपने ह्यूमन शेप लेता है, तो वो उस शेप का बन जाता है, और उसके पहले वो स्टील का दिखता है, राइट। और उसके ऊपर सारा जो एनवायरमेंट है वो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। तो आप सोचिए कि बैक इन द डे, जब ये कंप्यूटर भी इतने ज्यादा इन्वेंट नहीं हुए थे, और अपना रेंडरिंग का भी इतना टाइम अपने को, यानी इट यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर रेंडरिंग, तब भी उन्होंने इतना अच्छा कंपोजिटिंग, रेंडरिंग, मॉडलिंग ये सब किया था, एंड दे अचीव सच काइंड ऑफ एन आउटपुट। तो उस टाइम पे भी उनको रिफ्लेक्शन का बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ा होगा, दैट एज पर द कैमरा एंगल उसका जो रिफ्लेक्शन शाइनेस आ रही है बॉडी पे, वो कैसे अचीव की जाए, राइट। बिकॉज दिस रिफ्लेक्शन विल रिमेन स्टेडी। आप इसका कैमरा घुमाओगे तो आपको इस साइड का रिफ्लेक्शन दिखेगा, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्लियर रिफ्लेक्शन, और ये आपको काफी मूवीज में और यहाँ वहाँ पे देखने मिलेगा। ओके, सो दिस इज योर क्लियर रिफ्लेक्शन। यस सर, यस बोलिए। यस, सॉरी, कैन यू रिपीट व्हाट यू जस्ट सेड?
तक दिखा रहे हैं, हाँ इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मूवी में शो जो किया है वो टर्मिनेटर। यस टर्मिनेटर 2 द जजमेंट डे राइट द जजमेंट डे इफ यू सी द जजमेंट डे में वो जो बंदा जब हाँ जो क्रिएट हो रहा है व्हेन इट इज टर्मिनेटर 1000 टर्मिनेटर 2 मॉडर्न डे में नहीं नहीं सर टर्मिनेटर 1000 नहीं है, हाँ टर्मिनेटर 2 वाला बता रहा हूँ मैं अगर उसका प्रोमिनेंट एग्जांपल दूंगा तो उसमें ट्रक और बाइक का बहुत अच्छा चेस सीन है अ किड इज रनिंग ऑन द बाइक और वो बाइक पे भाग रहा है और उसके पीछे वो ट्रक लेके उसको चेस कर रहा है तो दैट इज द प्रोमिनेंट सीन फ्रॉम दैट मूवी टर्मिनेटर 2 द जजमेंट डे राइट जो आज से कम 20 साल पहले आया था right yeah so terminator 2 would be the most iconic movie to you know to represent this particular phenomenon बहुत ही अच्छा उन्होंने yes exactly correct तो ऐसी बहुत सारे मूवीज होंगे देखिए ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि वो एक ही मूवी है लेकिन उसके अंदर बहुत उस टाइम के हिसाब से दे वर अहेड ऑफ दैट टाइम राइट दे वर थिंकिंग अहेड ऑफ दैट टाइम so that's why I you know yes लेटेस्ट वाला मूवी देखा था डार्क फेट देखा था? नहीं मैं इसमें थोड़ा कहते ना कि आई बिकम अ स्केप्टिक नाउ with regards to latest movies problem is once I've seen Terminator that was the that was the end of me being interested in watching sci-fi movies with regards to robots and everything क्योंकि तकलीफ ये है that they have gone way overboard with regards to artificial intelligence time traveling and what you say थोड़ा जो apocalyptic जो चीजें हैं यानी it is going beyond my understanding I'm not getting the point पुराने मूवीज थोड़े लॉजिकल होते थे फॉर एग्जांपल इफ यू सी जुरासिक पार्क 1 राइट जुरासिक पार्क 1 आप अगर देखोगे सो दैट वाज अ बिट अंडरस्टैंडेबल कि उसमें डायनासोर छूट जाते हैं और लोगों को तकलीफ हो जाती है एंड दैट इज द एंड दे आर जस्ट लीविंग देम देयर एज इट इज और वो भाग जाते हैं अपने सिटी के अंदर लेकिन उसके बाद जो आने वाले पार्ट्स थे दे वर वेरी टेक्नोलॉजिकली वेरी साउंड बहुत ही टेक्नोलॉजी में उन्होंने बहुत ही लुक एंड फील अचीव किया बट देन इट डिड नॉट एंगेज अस एज मच एज द फर्स्ट पार्ट पहले में सस्पेंस होता था थ्रिल होती थी बाद में क्या हो गया इतने सारे डायनासोर को उन्होंने छोड़ दिया कि लगे कि हाँ भाई और एक डायनासोर आ जाएगा और कुछ कर लेगा और कुछ अच्छा सा सीजीआई अपना वीएफएक्स इफेक्ट आ जाएगी बट देन आई एम नॉट गेटिंग द स्टोरी यस सरप्राइज नहीं रहता एंड दे आर जस्ट फोर्स फीडिंग अस दे आर फोर्स फीडिंग अस कि देखो हमने कितना अच्छा काम किया देखो हमने कितना अच्छा इफेक्ट यूज किया है बट दैट इज नॉट द पॉइंट मैं तो आपको ये भी कहूंगा कि इफ यू रीड अ बुक ऑल्सो अगर आप एक बुक भी रीड करोगे तो आप बुक रीड करने में भी वो थ्रिल और वो सस्पेंस फील करोगे इफ दैट बुक इज गुड यू आर गेटिंग दैट फीलिंग आपको डर सा लगेगा बट इफ यू आर मेकिंग अ मूवी ऑफ इट और मूवी के अंदर बहुत सारा आपने you try to impress everybody then I don't think people will prefer book because the sense that they are getting is far better in the books instead of watching them in a VFX movie और मैं तो ये भी कहूंगा कि काफी लोग जो हैरी पॉटर ने जिन्होंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखा जिन्होंने हैरी पॉटर देखा तो जितने भी एविड रीडर्स थे जितने भी लोगों ने वो बुक को पढ़ा था वो लोग हमेशा यही कहते हैं इट्स ऑलवेज बेटर टू रीड अ बुक इंस्टेड ऑफ वॉचिंग अ मूवी वो सरप्राइज फैक्टर वो जो अपना इमेजिनेशन खुद का जो होता है ना वो उसमें मिस आउट हो जाता है इन मूवीज राइट इट इज नॉट अ डायरेक्टर्स फॉल्ट इट इज नॉट अ डायरेक्टर्स फॉल्ट इट इज जस्ट दैट हम अपना जो साइकी होता है अपना इंसानों का जो एंटरटेनमेंट का एक साइकी होता है वो एक अलग से उसमें मजा आता है इसका और एक फर्दर एग्जांपल क्या है कि आप जब स्टेज ड्रामा देखते हो यू नो यू यू वॉच दीज आप जब किसी ऑडिटोरियम में जाके इफ यू वॉच अ ड्रामा लेट मी टेल यू इफ यू वॉच अ ड्रामा दैट विल बी फार बेटर देन वॉचिंग अ मूवी क्योंकि उसमें इमोशंस ज्यादा है उसमें डायलॉग ज्यादा है भले वो एकदम बेसिक है जस्ट ऑन स्टेज दे आर जस्ट क्रिएटिंग दिस रूम लेकिन आपको 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 सेट नहीं दिखेगा आपको लगेगा कि आप उस घर में चले गए हो क्योंकि वो इतना एंगेजिंग रहेगा राइट if anybody has seen Nat Samrat over here Nat Samrat anybody has seen it नहीं नट सम्राट नहीं देखा नाना पाटेकर जी का नाना पाटेकर सर द ग्रेट उनका आप प्लीज
I would advise and recommend you to see that movie. It is just like you going into the life of an actor who is very eccentric, right? वो अपने प्रोफेशन को लेके इतना ज्यादा अटैच थे, एंड he literally he suffers a lot with regards to having the dedication for his own profession, या तो बहुत ही ऑनेस्ट होने की वजह से, या मराठी मूवी, मराठी भी है और हिंदी भी है। मराठी इज बेटर, मराठी इज फार बेटर, आई विल टेल यू। मराठी में जो उनके जो वर्ड यूज किए, एक्चुअली इट इज अ वेरी ओल्ड ड्रामा, इट इज अ वेरी ओल्ड ड्रामा, बट उसका मूवी में रिप्रेजेंटेशन किया गया है। बट इवन देन पीपल, नट सम्राट, ओके, आई विल जस्ट गिव द नेम, नट सम्राट। आप अगर ये आज ही आप अगर देख सको, जिनके पास नेटफ्लिक्स है या प्राइम प्राइम वीडियो का मेंबरशिप है, उसके ऊपर ये मूवी अवेलेबल है, तो आप देखिए। और ये IMDb में भी बहुत इसका अच्छा रेटिंग है, एंड इट विल जस्ट एंगेज यू, इट विल एंगेज यू लाइक एनीथिंग, और आप बहुत टाइम के बाद एक सेंसिबल मूवी देखोगे, आई एम टेलिंग यू। और जो नाना पाटेकर का आप मिस करते हो, द काइंड ऑफ एक्टिंग दैट ही डज, तो इसके अंदर आपको पूरा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि आपने नाना पाटेकर सर को पूरा आपको सेट एकदम आप कन्विंस हो गए, और आपको एकदम बोलते हैं ना कि संतोष हो गया कि आपने बहुत अच्छे से उनको 3 घंटे तक आपको प्रिविलेज मिला कि आपने उनको बोलते देखा, उनको एक्टिंग करते देखा, ठीक है। सो यस, टेल मी। सर ये मूवी में टाइटल मिलेगा सर, सब टाइटल, क्योंकि सर मुझे मराठी यस, आती नहीं है। नहीं है, इसमें आपको मिल जाएगा। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि आप मराठी भी सुनोगे ना, तो समवे उसके उतने एक्सप्रेसिव है, सम वर्ड्स आर सो एक्सप्रेसिव एंड देयर एक्टिंग इज सो गुड कि आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे व्हाट इज ट्राइंग टू से, एंड इनफैक्ट इट विल इवन ऐड एन एसेंस ऑफ दैट ओरिजिनलिटी। आप अगर महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में देखोगे, इवन आई एम अ गुजराती, बट आई सॉ दैट मूवी इन मराठी, लेकिन मुझे और मजा आया, यू सी, बिकॉज आई एम नाउ ट्राइंग, आई विल गो टू दैट डिक्शनरी, मैं उस वर्ड का मीनिंग समझूंगा, या उस जो है उस न्यूआंस, हम लोग उसको न्यूआंस कहते हैं, उसको समझने की ट्राई करूंगा। तो देयर इज अ फन इन इट, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सप्लोरेशन विच वी कैन डू। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा उसमें डायलॉग है कि एक बंदा होता है बहुत ही सेटिस्फाइड, यानी उसके पास कुछ 2-3 चीजों की कमी होती है, और दूसरा बंदा होता है उसके पास कुछ भी नहीं होता, तो उसको सिर्फ वो मराठी में एक कहावत क्या कहता है कि तू लंगड़े को ये कह रहा है कि मेरे पैर के चप्पल चोरी हो गए मंदिर से, यानी किसी का पैर ही नहीं है, और कोई बंदा उसके पास आके रोता है ये कह के कि मेरा मंदिर के अंदर से चप्पल चोरी हो गया, यू सी। तो ये इतना बड़ा स्टेटमेंट है कि आप समझ सकते हैं कि ये सब छोटे मोटे जो कहावत होती है ना, वो इसके अंदर बहुत सारी इसमें आपको देखने मिलेगी, राइट। सो यस, नेटफ्लिक्स पे है, बट आई विल टेल यू, यू विल फाइंड वेज, आई एम श्योर कि आप अगर थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे यहाँ वहां से, आपको कहीं ना कहीं से ये मूवी मिल जाएगा, ओके, फाइन। अगर मेरे पास कोई ऐसे लिंक आती है वेयर दिस मूवी इज अवेलेबल, देन आई विल सी कि किस तरह से आपको पास ऑन की जाए, ठीक है। एंड यू फ्रेंड्स आर लाइक यू फ्रेंड्स आर वेरी क्रिएटिव विथ रिगार्ड्स टू शेयरिंग गुड थिंग्स विथ ईच अदर, तो मैं कहूंगा कि अंदर अंदर ही थोड़ा बहुत हेल्प कर लेना एक दूसरे को, बट मेक इट अ पॉइंट, ओके, मेक इट अ पॉइंट कि आप इस चीज को किसी तरह से एंजॉय करें। आई वॉन्ट यू ऑल टू एक्सपीरियंस दिस ग्रेट मूवी दैट आई थिंक महेश मांजरेकर has made it. He is the director, महेश मांजरेकर, द ग्रेट महेश मांजरेकर सर। तो देखिए, एंजॉय कीजिए, ओके। सो ओरिजिनल विल रिमेन ऑलवेज ओरिजिनल। सो इसलिए मैंने टर्मिनेटर 2 इसलिए कहा क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा लोगों ने दिल से काम किया होगा, लेकिन जो आगे वाले मूवीज आने वाले हैं वो सब कमर्शियल होते हैं, यू सी, दोज मूवीज आर मोर लाइक मनी माइंडेड। तो जहाँ पे पैसा ओवर पावर कर लेता है क्रिएटिविटी को, वहां पे जाके पूरा कबाड़ा हो जाता है चीजों का, ठीक है। सो दिस इज वाई आई वुड सजेस्ट कि आप भी अपने काम में जब दिल लगाओगे तो वो एटर्नल हो जाएगी, यू सी, इट विल बिकम मेमोरी, लाइफ लॉन्ग मेमोरी हो जाएगी। पैसों से जो चीज करोगे वो आएगी और वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो वंस इन अ वाइल ऐसा भी कभी होता है कि कोई चीज बन जाती है और जो कि लाइफ टाइम तक सब लोग एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ कमिंग बैक टू माय सब्जेक्ट विच इज द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो व्हाई आई वाज सेइंग दिस कि कुछ कुछ शेडर्स, अभी आप मुझे
मैं आपको पूछना चाहूंगा कि भाई कोई चीज को आप देख के ही बता देते हैं कि ये स्मूथ है, और किसी चीज को आप देख के बताएंगे कि ये रफ है. सो हाउ डू यू परसीव द रफनेस एंड स्मूथनेस इन एनी ऑब्जेक्ट? वाइडर शेड. शेड. ओके. एक प्रोमिनेंट सी चीज होती है जो हम लोग नोटिस करते हैं, बट वी यू नो वी forget or we fail to understand. I'll be just back in a minute. You just keep guessing. आप अपने guess को लिखिए एकदम. I'll be okay. So basically आपको स्मूथनेस और रफनेस जो पता चलती है वो एक ही चीज से पता चलती है, जो कि है रिफ्लेक्शन. ओके. अभी मैं आपको कहूंगा कि किसी के, आपको मैं एकदम बहुत ही एकदम कैजुअल एग्जांपल देता हूँ कि किसी इंसान के सर के ऊपर बाल नहीं है. ओके. देयर इज एन अंकल जिनके सर के ऊपर बाल नहीं है, और उसने अपने सिर के ऊपर तेल लगाया हुआ है. तो आप क्या कहोगे कि उसका सिर के ऊपर तेल लगा हुआ है. और किसी का अगर ड्राई सिर है, जिसका अगर जो उसका उसका जो हेड है, वो अगर उसके ऊपर तेल नहीं लगा हुआ है, तो उसके ऊपर आपको हाईलाइट नहीं दिखेगी, या तो हाईलाइट रहेगी वो बहुत ही ज्यादा डिफ्यूज रहेगी. ठीक है. तो आपने उस के सर के ऊपर जो हाईलाइट आ रही है, उसके हिसाब से आपने डिसाइड किया कि ये इसका सिर जो है ग्लॉसी है या मैट सरफेस है. ठीक है. अंडरस्टूड. अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं. नाउ इफ यू सीन कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, बॉडी बिल्डर्स जब अपना शोकेस करते रहते हैं अपने मसल्स को, तो वो लोग एक टाइप का ऑयल लगाते हैं. राइट. दे अप्लाई दिस काइंड ऑफ एन ऑयल. तो ऑयल लगाने से क्या होता है कि उसके जो सरफेस, उसके जो बॉडी होती है, तो बॉडी के अंदर जो उसके डेंट्स होते हैं, या तो अपने स्किन के बीच में थोड़े थोड़े रफनेस होते हैं. व्हेन एवर स्किन इज रफ, तो उस टाइम पे आपके बॉडी के स्किन के माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसमें डेंट्स बढ़ जाएंगे. तो होता ये है कि आपके जो लाइट रेज जो हिट हो रहे हैं आपके स्किन के ऊपर, वो रफ सरफेस के ऊपर होंगे तो वो डिस्पर्स हो जाएंगे. ओके. जो रिफ्लेक्शन रेज है वो डिस्पर्स हो जाएंगे. मैं आपको उसका एग्जांपल दिखाता हूँ. ये देखिए. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके. सो ऑल ऑफ यू कैन सी दिस. देखिए. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. कि आपका जब रफ सरफेस होता है, तो आपके जो लाइट रेज आए, वो इस सरफेस की अनइवननेस की वजह से वो इधर उधर डिस्पर्स हो गए. और उस वजह से आपको वो जो सरफेस का सिर्फ देखने से ही आपको पता चलता है कि वो सरफेस रफ है. लेकिन अगर आपकी सरफेस क्लीन है, या तो कह सकते हैं आपकी सरफेस एकदम डेंस है, तो डेंस सरफेस की वजह से वो आपके लाइट रेज वो उसको हिट करेंगे, और उसके बाद लिटरली बाउंस बैक कर लेंगे इन अ स्ट्रेट लाइन. तो जितना स्ट्रेट रहेंगे उतना आपको रिफ्लेक्शन क्लियर दिखेगा, और जितना आपका जो सरफेस है वो रफ है, तो उतना वो जो आपका रिफ्लेक्शन है वो स्कैटर होके आपको दिखेगा, यानी कि डिफ्यूज हो जाएगा. तो ये डिफ्यूज होने की वजह से आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि आपकी जो ये सरफेस है वो रफ है या स्मूथ है. अंडरस्टूड. आर वी क्लियर विद दिस? तो अभी वो बॉडी बिल्डर की जो बात कर रहा था, उसका क्या होता है कि जब उसके ऊपर उसने ऑयल नहीं लगाया होता, तो जितनी भी लाइट आ रही है वो उसके सरफेस पे हिट होने के बाद डिस्पर्स हो रही है. तो उसके जो फीचर्स हैं, उसके मसल्स के जो फीचर्स हैं, वो कम हाईलाइट की वजह से इतने रिवील नहीं होते. दे आर नॉट रिवील्ड बिकॉज ऑफ द लेस हाईलाइट्स दैट आर देयर ऑन हिज बॉडी. लेकिन जैसे ही वो ऑयल लगाएंगे, तो उसके उसके स्किन के अंदर जो छोटे छोटे जो उसके होल्स हैं, जो छोटे छोटे उसके जो डेंट्स हैं, या तो अनइवननेस है, वो उस ऑयल की वजह से फिलअप हो जाती है. राइट. हाँ. तो ऑयल से फिलअप जब हो जाएगा, वो सारे आपके जो छोटे छोटे पोर्स हैं, वो जैसे ही फिलअप हो जाते हैं, तो लाइट रेज उसके स्किन के ऊपर हिट करते हैं. एंड बिकॉज द ऑयल इज शाइनिंग,
बिकॉज द ऑयल हैज फिल्ड अप दोज एरियाज, तो उस वजह से आपके लाइट रेज हिट होने के बाद पूरे एनवायरमेंट को उसके बॉडी के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। यू सी दैट हिज बॉडी हैज बिकम मच मोर रिफ्लेक्टिव, और जितनी वो रिफ्लेक्टिव होगी उसके ऊपर उतना ही डिटेल्स बढ़ेगा, उसके ऊपर उतना ही उसके जो बॉडी उसके जो मसल्स है उसके डिटेल्स उभर के बाहर आएगी, एंड दैट इज व्हाई दे अप्लाई दिस शाइनी ऑयल ऑन देयर बॉडी। ओके, अभी मैं आपको और फर्दर नेचर का एग्जांपल देता हूँ, दैट वेन एवर यू एंटर बीच, आप किसी बीच पे एंटर करोगे तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि जो पानी का जो लेवल है वो इतना आगे है या पीछे है? हाउ डू यू नोटिस दैट? आपको कैसे पता चलेगा? राइट, यू मस्ट बी नोटिसिंग के बीच के ऊपर थोड़ा पानी आगे तक आ गया या पीछे तक चला गया। हाउ डू यू सी दैट? वेट सरफेस, एग्जैक्टली, सन रिफ्लेक्शन ऑन द वाटर। एक्चुअली मजे की बात यह है कि आपका जो सैंड है, तो सैंड जहां तक भी आपका बीच है, तो उसका जो बीच का जो एरिया है वहां पे पानी जब आता है, तो पानी आने के बाद वो जो सैंड का जो एरिया है उसके अंदर वो पानी को भर देता है। ठीक है, शेड ऑन द वाटर। अभी मैं आपको देखे, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, आपको अभी पता चलेगा दैट हाउ डज वेट सैंड अफेक्ट्स योर विजन। यानी कि हम लोग जनरली परसीव करते हैं कि हाँ पानी गीला हो गया और वेट सैंड हो गई एंड दिस एंड दैट, बट एक्चुअली क्या हो रहा है कि वो जो वेट सैंड है उसके अंदर आपको स्काई का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। यू आर एक्चुअली सीइंग द रिफ्लेक्शन ऑफ अ स्काई। सो कैन यू ऑल सी दिस नाउ? आई विल जस्ट शो यू। ये देखिए, आपको ये दिख रहा है यहाँ पे? कैन यू ऑल सी दिस? ये आपका ड्राई सैंड है और ये आपका वेट सैंड है। तो देखिए वेट सैंड के अंदर आपको ये पूरा ये जो सैंड है, सैंड के बीच में जो गैप था उसको पानी ने भर दिया। तो यहाँ पे पानी के ऊपर जब लाइट रेज हिट हुए तो वो लाइट रेज आपकी आंखों तक पहुंचे और आपको यहाँ पे स्काई का रिफ्लेक्शन दिखना शुरू हो गया। एंड दैट इज वाई यू विल से कि हाँ ये जो एरिया है ना यहाँ पे पानी आके गया होगा। सो बेसिकली दिस इज एन एवरेज जहाँ तक पानी पहुंच रहा है। तो आपने जब सैंड के अंदर रिफ्लेक्शन देखा तब जाके आपने डिसाइड किया कि हाँ यहाँ पे पानी पहुंच रहा है और यहाँ पे पानी नहीं पहुंच रहा है। अंडरस्टूड? तो उसके दूसरे भी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये है, सी दिस इज ब्लू वाटर, this is blue reflection that you are seeing, it is actually the reflection of the sky। जो रिफ्लेक्शन पानी के अंदर आ रहा है स्काई का, वो ही रिफ्लेक्शन आपके यहाँ पे सैंड के ऊपर भी दिख रहा है। एंड बिकॉज दिस वाटर हैज फिल्ड अप ऑल द गैप्स ऑफ द सैंड, दैट इज व्हाई यू आर एबल टू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ द स्काई इन द सैंड। और ये जो ड्राई सैंड है जहाँ पे पानी ने उस होल्स को फिलअप नहीं किया है, तो यहाँ पे वो डिफ्यूज हो रहा है। यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन बिकॉज द सैंड इज वेरी अनइवन, उसके छोटे छोटे ग्रेन्स है, इतने अनइवन होते हैं कि लाइट रेज आके यहाँ पे स्कैटर हो गए। सो स्कैटरिंग होने की वजह से वो रिफ्लेक्शन आपको ऐसा रिफ्लेक्शन नहीं दिखा। अंडरस्टूड? यानी आपका कोई भी, अभी जैसे मैं आपको कहूंगा कि आप जब रात को बहुत सारी बारिश होती है और आप सुबह जब रोड को देखते हो, तो आप रोड को ही देख के कैसे बताते हो कि हाँ भाई यहाँ पे बारिश हुई होगी? यू सी हाउ डू यू परसीव अ वेट रोड? रोड तो डामर का होता है, वो तो आसफॉल्ट का होता है, तो उसमें से आपको कैसे पता चला कि ये गीला रोड है या सूखा रोड है? राइट, तो उसको भी मैं उसके भी मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। आपको खुद को रियलाइज होगा दैट देयर वर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू बट यू डिड नॉट नोटिस इट, दैट इज ऑल। ओके, ये देखिए, इफ यू ऑल नोटिस, see now this is, I want these images to be far bigger, size large, so that you know we are able to see। आपको जब रोड के अंदर रिफ्लेक्शंस दिखते हैं देन ओनली यू विल नो कि ये रोड वेट है। आपको जब भी कोई रेनी सीजन वाला रोड दिखाना है, सो यू विल हैव टू शो अ रोड विच इज रिफ्लेक्टिव। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पेड़ का आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है अंदर की तरफ, और यहाँ पे हर चीज का यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिख रहा है, स्काई का भी है, हाईलाइट भी है। तो ये हाईलाइट तब बढ़ जाएगी जब इसके ऊपर पानी गिरेगा, और जब ये रोड के ऊपर पानी गिरने के बाद उसके जो छोटे छोटे ग्रेन्स है या तो छोटे छोटे जो होल्स हैं उसके ऊपर जब पानी फिलअप हो जाता है तो लाइट रेज गिरते हैं, लेकिन लाइट रेज पानी पे गिरने से
वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं इन अ मच मोर स्ट्रेट या तो मच मोर डायरेक्ट वे, बिना डिस्पर्शन के, और इस वजह से यहाँ पे रिफ्लेक्शन बढ़ जाता है। यस, वाटर हेल्प्स टू रिफ्लेक्ट, एग्जैक्टली। सो ये देखिए यहाँ पे आप कितने चाहे आप रोड का एग्जांपल्स ले सकते हैं। you see you can see you can literally see some roads being as clear as reflect as mirrors, आपको मिरर जैसा दिखेगा। ये देखिए, if you see this road, will see it carefully। तो अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि कल को आप कुछ प्रोजेक्ट बनाए, एंड यू नो इन दिस प्रोजेक्ट यू वांट टू क्रिएट अ वेरी स्कैरी लुकिंग सीन, जिसमें कोई गाड़ी है जो कि रोड पे एकदम अकेले में ऐसे, यू नो इट इज जस्ट यू नो ट्रैवलिंग इन अ वेरी स्कैरी रोड, और उसमें बारिश भी गिर रही है। तो आपके जो एलिमेंट्स होंगे, यानी अगर मैं 3D में उसको ब्रेक डाउन करूंगा, सो देन यू विल हैव अ मॉडल ऑफ अ कार, देन यू विल बी हैविंग टू स्पॉटलाइट्स व्हिच विल बी हैविंग वॉल्यूम लाइट, जिसके अंदर ऐसे एक धुंधला सा कुछ ऐसा फॉग जैसा दिखेगा, एंड दैट कार विल बी ट्रैवलिंग ऑन अ रोड व्हिच इज रिफ्लेक्टिव। you see you do not need to actually add some water, एफएक्स लगाने की जरूरत नहीं है। आपने अगर वो रोड को थोड़ा रिफ्लेक्टिव बना दिया तो लिटरली ऐसा दिखेगा कि हाँ, देयर इज सम, यू नो देयर इज अ रेनी सीजन, और इस रेनी सीजन की वजह से ये जो रोड है वो काफी गीला हो गया है। ओके, सो जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यू कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो आर वी क्लियर विद द रिफ्लेक्शन पार्ट, कि रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ तक आपको यू नो अफेक्ट करता है। ये देखिए, ये आपका रोड हो गया। यस सर। या सो अभी तो मैं कहूंगा मैंने सिर्फ 10% ऑफ रिफ्लेक्शन भी कवर नहीं किया है। यानी जस्ट इमेजिन कि किस हद तक जो है रिफ्लेक्शन अपने लाइफ में होता है। और मैं इस चीजों को थोड़ा ब्रेक डाउन इसलिए कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी एन इमेज यू आर एबल टू ब्रेक इट डाउन इनटू मेनी पार्ट्स, और आपको समझ में आए कि ओके, इफ आई वांट टू अचीव दिस इफेक्ट, ये करना है, अगर वो करना है, अगर ये वाला इफेक्ट अचीव करना है तो आपको वो वाली चीज करनी है। सो देखिए, ये जो मैं आपको जो बता रहा था, जो कार का आपको रिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा, तो देखिए ये लाइट का रिफ्लेक्शन रोड पे आ रहा है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू शो अ वेट रोड यू नीड टू हैव अ रिफ्लेक्शन ऑन द रोड। इनफैक्ट कोई भी गीली चीज होती है उसके ऊपर रिफ्लेक्शन आता ही है। इवन इन योर हेयर ऑल्सो, जब आपके बाल सूखे रहेंगे तो उस पर लाइट रेज डिस्पर्स हो जाएंगे, लेकिन अगर आप उसमें बहुत सारा तेल लगाएंगे तो आपके बालों के ऊपर हाईलाइट बढ़ जाएगी, और हाईलाइट जितनी टाइट होगी, हाईलाइट जितनी टाइट होगी उतना वो ऑब्जेक्ट स्मूथ दिखेगा, और हाईलाइट जितना स्प्रेड और डिस्पर्स रहेगा, हाईलाइट जितना डिफ्यूज्ड और डिस्पर्स्ड रहेगा, उतना आपको वो जो सरफेस है वो मैट सरफेस दिखेगा। अंडरस्टूड? तो आपको अगर कोई भी ग्लॉसी या मैट सरफेस के बीच में डिफरेंशिएट करना है, तो यू जस्ट हैव टू लुक एट द हाईलाइट। हाईलाइट जितना छोटा और कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा उतना वो सरफेस स्मूथ रहेगा। हाईलाइट जितना बड़ा और डिफ्यूज रहेगा, यानी हाईलाइट जितना स्प्रेड रहेगा, उतना ही वो ऑब्जेक्ट जो है वो मैट फिनिश हो जाएगा। आपने वो गाड़ियां देखी होंगी जिसपे आजकल मैट फिनिश लगाते हैं लोग, इवन एक्टिवा पे भी आजकल एक शेड आ गया है मैट फिनिश वाला। तो आप मैट फिनिश देखोगे तो पूरा ऐसे हाईलाइट एकदम स्प्रेड सी रहेगी, यू नो इट विल लुक वेरी वेरी नाइस स्प्रेडेड हाईलाइट, वो ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहेगा। तो ग्लॉसी फिनिश होता है उसमें हाईलाइट क्लियर दिखती है, और जो मैट फिनिश होता है उस पर हाईलाइट ऐसा स्प्रेड हो जाती है, उस पर डिस्पर्स हो जाती है, ठीक है। so far with regards to highlights we have seen कि रिफ्लेक्शन जितना ब्लरी होगा उतना ऑब्जेक्ट रफ दिखेगा, और रिफ्लेक्शन जितना क्लियर दिखेगा उतना वो ऑब्जेक्ट स्मूथ रहेगा, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये देखिए रिफ्लेक्शन, हाँ, मैंने जो क्लियर रिफ्लेक्शन और मैट रिफ्लेक्शन के बारे में बताया था, सो यू कैन सी देयर इज अ विजिबल डिफरेंस इन दीज टू इमेजेस, करेक्ट। दिस लुक्स रफ, दिस लुक्स रफ एंड दिस लुक्स स्मूथ, सेम है। यहाँ पे सिर्फ इतना है कि आपका जो बैकग्राउंड है, आपका जो एनवायरनमेंट है वो ब्लरी हो गया, और इसके अंदर एकदम क्लियर एनवायरनमेंट दिख रहा है। तो काफी स्टूडेंट्स होते हैं वो जो वॉच की दुकान में कभी वो घड़ी खरीदने जाते हैं, सो दे विल से दैट सर, यानी वो जो सेल्समैन रहेंगे उनको क्या कहेंगे कि हम लोग को ये मैट फिनिश वाला वॉच चाहिए, मुझे एकदम शाइनी नहीं चाहिए, आई डोंट वांट थिंग्स टू बी वेरी ग्लॉसी, मुझे वो थोड़ा एकदम सटल सा चाहिए। तो जो सटल वाला इंसान होगा वो ये मैट फिनिश वाला वॉच लेगा, और जो एकदम से तामझाम वाला इंसान है जिसको पूरा शो ऑफ करना है, यू नो ही जस्ट wants to have this bling, ये वर्ड मैंने काफी सुना है, ब्लिंग, यू नो ब्लिंग ब्लिंग, यानी क्रोमिक क्रोमिक होता है, पूरा गाड़ियां भी क्रोमिक होती है, उसका उसके यूटेंस उसके जो ज्वेलरी होती है वो भी एकदम से ब्लिंग ब्लिंग वाली होती है।
तो वो शाइनी होती है. सो द क्लियरर द रिफ्लेक्शन, द मोर स्मूदर इट विल लुक. मैट द रिफ्लेक्शन, इट विल लुक मच मोर डिफ्यूज्ड. वो रिफ्लेक्शन को ऐसे स्प्रेड कर देगा. ठीक है, इट विल लुक मैट. ये रफ दिखता है और ये स्मूथ दिखता है. ठीक है. सो दिस इज द पार्ट वेयर क्लियर रिफ्लेक्शन इज डन. लेकिन आप कहोगे कि सर ये गाड़ी में भी रिफ्लेक्शन होता है. यू सी, द कार्स विल आल्सो हैव रिफ्लेक्शन. फिर कुछ ऐसे प्लास्टिक के जो ऑब्जेक्ट्स है उसके ऊपर भी रिफ्लेक्शन होता है, राइट. तो मैं उसमें आपको दो चीजों में डिफरेंशिएट करके बताऊंगा. यानी जो कलर वाला रिफ्लेक्शन क्या होता है और फ्रेनेल रिफ्लेक्शन क्या होता है. ओके, FRESNEL. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस. वन इज कलर्ड रिफ्लेक्शन एंड अदर इज फ्रेनेल रिफ्लेक्शन. दोनों में फर्क दिखाता हूं. ये है आपका कलर्ड रिफ्लेक्शन और ये है आपका फ्रेनेल रिफ्लेक्शन. ओके, इसको भी, ये भी थोड़ा ब्लरी है, थोड़ा इसको ग्लॉसी वाला लेता हूं मैं. आई थिंक दिस विल वर्क. या, सो नाउ यू कैन सी कि थोड़ा सा छोटा कर देता हूं यहाँ पे. सो कैन यू ऑल सी दिस. आपको, मुझे आप खुद ही बताओ, ये लेफ्ट वाला है वो कैसा दिखता है. व्हाट इज दैट लेफ्ट वाला इमेज. हाउ डज इट अपीयर. एक किस कौन से वाले ऑब्जेक्ट को रिलेट करता है. एनीवन. बहुत ही सिंपल है ये तो. नहीं, ये जो ऐसा मेटल है, व्हाट काइंड ऑफ अ मेटल इज दिस. You must have heard about copper wires, right? Yeah, copper utensils होते हैं. तांबा जो कहते हैं हम. या, अभी ये जो मैं आपको बताना चाहूंगा, बेसिकली मेटल, जो मेटल होता है ना, वो अलग अलग चीजों में आपको विजिबल होता है. जैसे कि आपका मेटल होता है गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, प्लैटिनम एंड मेनी अदर्स, जिसके अंदर आपको इस टाइप का रिफ्लेक्शन दिखेगा, जिसमें आपको कलर्ड हाईलाइट दिखेगी. ओके, यू कैन सी दैट द हाईलाइट इज कलर्ड, करेक्ट. लेकिन अगर ये रेड ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर भी रेड कलर है, इस पे भी रेड कलर है, लेकिन यहाँ पे देखिए हाईलाइट आपको व्हाइट दिखेगी. यहाँ पे आपको हाईलाइट व्हाइट दिख रही है, लेकिन पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो आपको प्लास्टिक का दिखेगा. दिस विल लुक लाइक अ मेटल, और रेड वाला आपको प्लास्टिक दिखेगा, इजंट इट. आपको ये ऐसा नहीं दिखेगा कि ये प्लास्टिक का है, ग्लॉसी प्लास्टिक, करेक्ट. ऐसा कोई टॉय होता है या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होता है जो कि इट इज नॉट एक्चुअली अ मेटल, इट इज ऑफ अ प्लास्टिक. तो उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, व्हाट इट इज डूइंग इज, दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज हैविंग फ्रेनेल रिफ्लेक्शन. ओके, ये जो ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके सेंटर में आपको ज्यादा लोकल कलर दिखेगा और एजेस के ऊपर आपको रिफ्लेक्शन बढ़ता हुआ दिखेगा, उसको हम कहते हैं फ्रेनेल रिफ्लेक्शन. फ्रेनेल यानी फ्रेजनेल. अभी मैं आपको ये एक टर्म है फ्रेनेल करके, FRESNEL, इसको हम कहते हैं फ्रेनेल रिफ्लेक्शन. तो प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स में, प्लास्टिक और कार, इवन जो गाड़ियों के पेंट होते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको फ्रेनेल रिफ्लेक्शन दिखेगा. और जो मेटेलिक यानी एस टाइप के जो पूरे के पूरे, ऐसी कोई गाड़ियां होती है जो कि कंप्लीटली क्रोमिक भी होती है या कंप्लीटली गोल्ड होती है, राइट. आपने दुबई में देखा होगा, कुछ शेख लोग का पास तो इतना पैसा होता है कि वो लोग हर चीज को गोल्डन बनाना चाहते हैं. तो उसकी गाड़ियां जो गोल्डन होती है, तो उसमें इस टाइप का फिनिश नहीं आता. इसमें आपको इस टाइप का फिनिश आएगा, जहाँ पे पूरा का पूरा जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इक्वली रिफ्लेक्ट करेगा. और प्लास्टिक का या ऐसा कोई पेंट होगा जिसके अंदर आपको एजेस के ऊपर रिफ्लेक्शन ज्यादा दिखेगा. अभी ये जो फ्रेनेल है उसका मैं आपको थोड़ा बहुत इलाबोरेट करना चाहूंगा. दैट सपोज इफ यू आर एंटरिंग अ बीच, ओके, इफ यू आर एंटरिंग अ बीच, और बीच को जाते टाइम आपको पानी कैसा दिखता है. हाउ डज द वाटर लुक. बीच को जब आप कभी किसी बीच के ऊपर जाते हो, सो हाउ डज द वाटर लुक. उसका कलर कैसा दिखता है. यानी आप अगर 4:30 बजे चले गए, रिफ्लेक्टिव दिखता है, राइट. यानी वाटर विल रिफ्लेक्ट द होल स्काई दैट इज अबव इट. लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर आप बोट पे बोर्ड हो गए, इफ यू बोर्ड द बोट, आप बोट पे, आप उसके ऊपर आपने बोर्ड कर लिया, और आप जब बोट के ऊपर से देखते हो,
व्हेन यू सी द वाटर फ्रॉम टॉप ऑफ इट, आपका एंगल जो है वो स्ट्रेट हो जाता है, तो आपको पानी कैसा दिखेगा? ट्रांसपेरेंट दिखेगा, करेक्ट। तो अभी आप समझेंगे कि आपका जो एंगल जब साइडवेज होता है उस टाइम पे आपको पानी ज्यादा रिफ्लेक्टिव दिखता है, और जब आप टॉप से देखते हो, व्हेन योर एंगल इज डायरेक्ट, व्हेन योर एंगल इज फार मोर स्ट्रेटर, उस टाइम पे आपको पानी का एक्चुअल प्रॉपर्टी दिख रही है। आई एम नॉट सेइंग कि वो ट्रांसपेरेंट दिखेगा या कलर वाला दिखेगा, ऐसा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। आप समझे? यानी पानी का जो लोकल एक उसका जो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है वो आपको दिखाई देगी, विच हैपेंस टू बी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, राइट। तो आप जब एंगल पर रहोगे तो ज्यादा रिफ्लेक्शन रहेगा, जब आप उसको टॉप से देखोगे या फ्रंट से देखोगे तो उसका रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा और वो ऑब्जेक्ट का लोकल कलर आपको उभर के बाहर आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल देता है कि अगर आप किसी शॉपिंग में जाते हो, यू नो व्हेन यू आर एंटरिंग अ शॉप, और आप साइडवेज आप जब फुटपाथ से जा रहे हो, तो देन यू विल बी यू विल नॉट बी एबल टू सी व्हाट इज इनसाइड until unless and until you come in front of the shop। आप वो शॉप के एकदम सामने नहीं आ जाओगे तो आपको वो ग्लास वो ज्यादा रिफ्लेक्टिव दिखेगा, करेक्ट। आपको अंदर का कुछ दिखेगा ही नहीं, आपको लिटरली उसके सामने आना पड़ेगा, तब जाके आपको मैनिकिन्स और ये जो अंदर की चीज है वो दिखाई देगी। यू सी, यू विल नॉट बी एबल टू सी व्हाट इज इनसाइड ऑफ द शॉप अनलेस एंड अंटिल यू कम इन फ्रंट ऑफ इट। तो ये जो एंगल के हिसाब से आपका जो रिफ्लेक्शन का ज्यादा या कम होना होता है उसको हम कहते हैं फ्रेनेल रिफ्लेक्शन। जब भी कोई सरफेस आपकी आंखों से दूर जा रही है, जब भी कोई सरफेस when it is moving away from your eye and when the reflection is increasing as per the angle of your viewing angle, as per the viewer's angle, तो उसको हम कहेंगे फ्रेनेल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अभी इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये जो यहाँ पे ये देखिए, दिस इज द एग्जांपल दैट आई विश टू शो यू। मान लो कि ये अपनी एक विंडो है, ये देखिए, दिस इज द विंडो, दिस वन, ठीक है। ये वाली विंडो देखिए, इसमें इतना इसके इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मिरर, ओके, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ मिरर। ये वाला बीच का जो मिरर है यहाँ पे, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ मिरर। इसका रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा है, इट इज हैविंग मोर रिफ्लेक्शन राइट नाउ इवन व्हेन इट इज ट्रांसपेरेंट, बट व्हेन आई गो नियर टू इट, देखिए ये वाली जो मिरर है, ये वाली, अभी यहाँ पे ज्यादा रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे वो रिफ्लेक्शन धीरे धीरे कम होते जा रहा है, दिस रिफ्लेक्शन इज डिक्रीजिंग। यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम हो गया, और जब मैं वो विंडो के थोड़ा नजदीक आ गया, यू नो आई एम इवन गेटिंग मच मोर नियरर एंड स्ट्रेटर टू द विंडो, तो देखिए ये ट्रांसपेरेंट हो गया, करेक्ट, ये अभी ट्रांसपेरेंट हो गया। सो दिस पर्टिकुलर फिनोमिनन वी कॉल दिस एज फ्रेनेल इफेक्ट। ठीक है, वी कॉल दिस एज फ्रेनेल इफेक्ट, वेयर मोर द एंगल मोर द रिफ्लेक्शन, लेसर द एंगल लेसर द रिफ्लेक्शन। ठीक है, आर वी ऑल अंडरस्टैंडिंग? यस, टेल मी, बताइए। यस 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 यस, इसको क्लियर रिफ्लेक्शन कहेंगे, कलर्ड रिफ्लेक्शन। हाँ, यस। सर वो फ्रेनेल रिफ्लेक्शन बोलते हैं रेड वाले को, और सर जो कॉर्नर वाले को क्या बोलेंगे? इसको कहेंगे कलर्ड। हाँ, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, इफ यू आर एबल टू सी बोथ ऑफ देम, यहाँ पे दोनों दिख रहे हैं राइट आपको? हाँ, तो ये जो राइट वाला है, ये वाला है, इसको मैं कहूँगा फ्रेनेल रिफ्लेक्शन, जिसके अंदर एजेस के ऊपर रिफ्लेक्शन बढ़ रहा है। लेकिन ये जो लेफ्ट वाला है, कॉपर वाला है, इसको मैं कहूँगा कलर्ड रिफ्लेक्शन। ओके, कलर्ड रिफ्लेक्शन, कलर्ड का मतलब, हाँ कलर्ड रिफ्लेक्शन, क्योंकि देखिए मैं आपको फर्क दिखाता हूँ। अच्छा, आपने पूछा कि ये आप देखोगे, इसके अंदर फर्क दिखाता हूँ, इसके अंदर ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रोम, जो पूरा लोकल, यानी इसका कोई लोकल कलर है ही नहीं, ये स्ट्रेट एनवायरमेंट जैसा है वैसे ही इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन इसके अंदर इसने एनवायरमेंट के अंदर थोड़ा सा रेड रिफ्लेक्शन डाल दिया, राइट। ये जो आपके माउंटेन्स है और आपका स्काई है, इसमें एक्चुअल स्काई आपको ब्लू दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या हो गया, वो स्काई भी रेड हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने रिफ्लेक्शन के अंदर थोड़ा सा कलर डाल दिया, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसको कहूंगा कलर्ड रिफ्लेक्शन, और क्रोम को कहेंगे स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, यानी क्लियर रिफ्लेक्शन, जो है वैसे ही दिखेगा। लेकिन कलर्ड रिफ्लेक्शन के अंदर आपको रिफ्लेक्शन के अंदर भी थोड़ा कलर ढल के उसके अंदर ब्लेंड होके आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा।
बराबर है। तो अभी इसका दूसरा एग्जांपल है कि गोल्ड, आपको गोल्ड हमेशा येलो दिखता है, बराबर है, आपको गोल्ड येलो दिखता है, लेकिन वो उसका रिफ्लेक्शन ऐसा नहीं है कि आपको बीच में ज्यादा दिखेगा और बाद में एजिस के ऊपर मतलब बीच में जो है लोकल कलर ज्यादा दिखेगा और एजिस के ऊपर रिफ्लेक्शन ज्यादा दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ गोल्ड के एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि इफ यू ऑल कैन, और मैं इसका दूसरा भी एक आपको एग्जांपल बताता हूँ, विच इज सैटिन, राइट, जो सिल्क होता है, राइट, सिल्क होता है, सैटिन होता है, वेलवेट होता है, तो आप देखेंगे वो कपड़े के ऊपर भी एक कलर्ड हाईलाइट होती है, राइट, तो उसको भी मैं कहूंगा इट इज हैविंग अ स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, सॉरी कलर्ड रिफ्लेक्शन, राइट। ये देखिए, ये क्लियर गोल्ड है, तो इसके ऊपर भी आप रिफ्लेक्शन देखेंगे, इट इज नॉट अपियरिंग लाइक अ प्लास्टिक, ये प्लास्टिक नहीं है, इट इज हैविंग अ कलर्ड रिफ्लेक्शन, ओके। तो ऐसे कोई मेटल होंगे जिसके ऊपर आपको कलर्ड रिफ्लेक्शन दिखेगा, देखिए इसमें हाईलाइट भी आपको येलो दिख रही है, सो दैट इज व्हाई वी आर परसीविंग दिस एज अ गोल्ड। बाद में इसको कॉपर को देखेंगे, कॉपर, ठीक है, कॉपर को देखेंगे, सो नाउ इट विल शो यू कलर्ड हाइलाइट्स। ये देखें, ये सारे आपको रेड कलर के हाईलाइट दिख रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे कलर्ड रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे गलती से ग्लॉसी प्लास्टिक लिख लूँ, ग्लॉसी प्लास्टिक, तो देखिए क्या आएगा, ग्लॉसी प्लास्टिक में हाईलाइट वाइट रहेगी, आपकी हाईलाइट लोकल ही रहेगी, यानी लोकल जो लाइट का कलर है वही रहेगा, सिर्फ इतना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका कलरफुल दिखेगा, ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कलरफुल दिखेगा, बाकी लाइट की हाईलाइट वो कभी चेंज नहीं होगी, उसका कलर चेंज नहीं होगा, वो वैसा के वैसे ही रहेगा, राइट। तो इसको हम कहेंगे फ्रेनेल रिफ्लेक्शन, राइट, प्लास्टिक के अंदर फ्रेनेल रिफ्लेक्शन एंड योर मेटल विल हैव कलर्ड रिफ्लेक्शन, ओके, यस। सो और दूसरी बात, यस श्योर, और दूसरी बात है कि एक टाइप का आपको एक रिफ्लेक्शन या स्पेक्युलर ऐसा दिखता है, अगर आपके पास कोई वॉच है, अगर आपके पास रिस्ट वॉच है, तो रिस्ट वॉच के अंदर की तरफ, यानी जहाँ पे आपका स्किन टच होता है उस पार्ट को, अगर अगर किसी का ऐसा वॉच है जिसके अंदर ऐसा एक घिसा हुआ मेटल दिखता है, राइट, जिसके ऊपर ऐसा स्क्रैचेस रहते हैं, तो अगर वहां पे आपको स्क्रैचेस दिखे तो उसको हम कहते हैं एनिसोट्रॉपिक रिफ्लेक्शन, एनिसोट्रॉपिक, ठीक है। यानी आपने मैं जानना चाहूंगा कि ये जो टाइप का रिफ्लेक्शन है, आपको इस टाइप का पिक्युलर एक रिफ्लेक्शन दिखता है, ये और कहीं पे दिखता है क्या? आप नोटिस कीजिए इसको, ये जो रिफ्लेक्शन है ना यहाँ पे, ऐसा रिफ्लेक्शन और कहाँ पे दिखता है? कैन एनीबॉडी टेल मी? इफ एनीबॉडी इज वेयरिंग अ वॉच जिसके पीछे से थोड़ा घिसा हुआ मेटल है, तो वो यहाँ पे नोटिस करेंगे तो उसपे सिमिलर टाइप का आपको इस टाइप का पैटर्न दिखेगा रिफ्लेक्शन का। और भी एक बहुत पिक्युलर एग्जांपल है जिसको आपको बनाने में बहुत ही इजी पड़ेगा, डीवीडी, वेरी गुड, परफेक्ट, यस, सो कैरोलिन इज क्वाइट क्लोज। आपने जो पुराने रिकॉर्ड्स देखे होंगे, यू मस्ट हैव सीन द ओल्ड रिकॉर्ड्स, यू नो वेयर ये जो डीजे भी यूज करते हैं, ऑल दी डीजेज आर यूजिंग दिस ब्लैक रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे अगर ये करेंगे, ओके, ये देखिए, अगर यहाँ पे देखेंगे, सी दिस, कैन यू ऑल सी दिस रिफ्लेक्शन, ये जो आपको विनाइल रिकॉर्ड्स, एग्जैक्टली वो टर्म मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन यहाँ पे आप ये जो इस टाइप का रिफ्लेक्शन देखेंगे, तो इसको देखो, दिस इज नॉट अ रेगुलर हाईलाइट, इसपे वो डॉट वाली हाईलाइट नहीं मिल रही है, इसको ऐसा स्क्रैच होते हुए ऐसा एलोंगेटेड वी शेप की एक जो आपको मिल रही है, this highlight that you're getting will appear only when your surfaces are scratched, यानी सरफेस के ऊपर अगर बहुत सारे अनइवननेस है, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे ब्रेकअप्स हैं, तो आपको इस टाइप की रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो इस टाइप के जो रिफ्लेक्शन होते हैं हम लोग उसको कहते हैं एनिसोट्रॉपिक रिफ्लेक्शंस, ओके, एनिसोट्रॉपिक। मैं यहाँ पे टर्म आपको लिखूंगा तो यहाँ पे देखिए गूगल पे आ जाएगा, एनिसोट्रॉपिक, एनिसोट्रॉपिक,
शेडर। सो देखिए ये दिख रहा है आपको यूटेंसिल्स के पीछे, किचन यूटेंसिल के नीचे होता है एग्जैक्टली तो ये देखिए ये जो टाइप के आपको एनिसोट्रॉपिक शेडर मिलते हैं वो आपको यूज करने पड़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, यूटेंसिल्स के अंदर और हेयर के अंदर। आपके जो हेयर होते हैं वो भी क्या होता है, छोटे छोटे जो हेयर होते हैं वो तो एक हिसाब से स्क्रैचेस ही है ना। आपको पूरा हेयर छोटे छोटे स्ट्रैंड्स मिला के एक वॉल्यूम बनता है। तो अगर आपको हेयर शेडर लगाना है तो उसके अंदर भी आपको नॉर्मल हाईलाइट नहीं चलेगी, आपकी नॉर्मल हाईलाइट उसमें काम नहीं करेगी। उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा एनिसोट्रॉपिक शेडर। ठीक है, सो दैट इज व्हेन यू विल गेट सच काइंड ऑफ नेचुरल लुकिंग मेटेलिक हाइलाइट्स जो कि ये थोड़ी वर्टिकल होती है, या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल। अगर आपके स्क्रैचेस वर्टिकल है तो हाईलाइट हॉरिजॉन्टल आएगी, और अगर आपके स्क्रैचेस हॉरिजॉन्टल है तो आपकी जो हाईलाइट है वो वर्टिकल आएगी। ठीक है, सो नाउ डजंट दिस लुक, ये जो आपको हेयर दिख रहे हैं, सो डजंट दिस लुक प्रैक्टिकल। वॉच फ्रंट रिफ्लेक्शन, फ्रंट में जो होता है वो क्लियर रिफ्लेक्शन होता है, राइट, वो फ्रेनेल रिफ्लेक्शन होता है। वॉच के जो ऊपर के साइड में ग्लॉसी ग्लास होता है वो ये होता है, वो आपका फ्रेनेल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, जो कि आपको ग्लास में होता है, ग्लास या पानी के अंदर होता है। पीछे की तरफ जो रिफ्लेक्शन आता है वो इस टाइप का होता है। देखिए, कैन यू ऑल सी दिस, दिस इज एनिसोट्रॉपिक हेयर शेडिंग। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर वाचिंग सम काइंड ऑफ यूटेंसिल तो आपको पता चले कि रिफ्लेक्शन में भी अलग अलग टाइप्स है। यानी कहीं पे वो ऐसा डॉट जैसा आएगा, जो अगर लाइट आपकी सर्कुलर है तो वो सर्कुलर दिखेगा। अगर वो ऐसा घिसा हुआ है, अगर आपका सरफेस पर्लिसेंट, पर्लिसेंट का मतलब ऐसे रिफ्लेक्शन के अंदर थोड़े से कलर्स दिखेंगे। यू विल सी सम काइंड ऑफ वेरी नाइस वेरिएशन इन द कलर्स। रिफ्लेक्शन थोड़ा सा आपको कलर दिखेगा। आपने जो पूछा है वो भी जान ही लेता है। उसमें लाइट रेज जो है वो डिस्पर्स जिस तरह से होता है वो थोड़े से ये होता है, क्या कहते हैं, कलरफुल, आपको एक अजीब सा, हाँ ये देखिए वेरिएशन होता है। ये आपको एंगल के हिसाब से इसके अंदर ये वेरिएशन दिखेंगे, और ये आपको दिखेगा जहाँ पे ऑयल गिरा होता है। सी, ऑयल के अंदर से बहुत सारे कलर्स डिस्पर्स होते हैं, तो जहाँ पे ऑयल स्पिल होता है तो वहाँ पे आपको इस टाइप का कलर निकलता हुआ दिखेगा। ये इसमें रेडिएट होता है, यानी दीज वेवलेंथ्स विल डिफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये कार कभी भी कांस्टेंट नहीं दिखेगी, इट विल कीप ऑन चेंजिंग इट्स कलर्स एज पर द एंगल दैट वी सी। तो इसको हम कहेंगे पर्लेसेंट। इसको हम लेयर्ड, वो क्या कहते हैं, इसको मल्टी मल्टी लेयर्ड कार भी कहते हैं, मल्टी लेयर्ड पेंट्स, राइट। तो ये आपका हो गया पर्लेसेंट। गुड थिंग दैट यू हैव जस्ट मेंशन। तो पर्लेसेंट इस टाइप का होता है। कार के अंदर ये बहुत तामझाम जो करते हैं लोग, तो उस वजह से कार थोड़ी शाइनी दिखती है, एंड इज जस्ट फॉर अ शो ऑफ पर्पस। आई डोंट लाइक दिस। ये बिना वजह करोड़ों की कार का तो कपड़ा कर देते हैं, so never mind. But it's just that these according to different angles the colors will change. ठीक है, yeah, yes, exactly. When some colors, when some chemical mixes in the water, it reflects like this. Correct. थोड़े लाइट रेज आपके जो कलर्स हैं वो डिस्पर्स होंगे, इट विल बी एमिटिंग सम काइंड ऑफ अ रेनबो, तो उसको हम कहेंगे पर्लेसेंट। ठीक है, तो एनिसोट्रॉपिक हो गया, एनिसोट्रॉपिक शेडर, आर बी थ्रू एनिसोट्रॉपिक, फ्रेनेल, राइट। ये तो हमने सिर्फ रिफ्लेक्शन की बात की, ये तो हमने सिर्फ रिफ्लेक्शन की बात की। अभी थोड़ा बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन के ऊपर। रिफ्रैक्शन, राइट। अभी रिफ्रैक्शन क्या होता है, एंड अभी तक तो सबको समझ में आ गया ना, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, मैट रिफ्लेक्शन, फ्रेनेल रिफ्लेक्शन, ये वो सब। यस, रिफ्रैक्शन, प्रिज्म, आई वुड से प्रिज्म जो है दैट इज फॉर डिस्पर्शन। ओके, प्रिज्म इज फॉर डिस्पर्शन, जिसके अंदर से कलर्स निकल रहे हैं। मुझे क्या चाहिए कि रिफ्रैक्शन के अंदर when the light rays will bend, when the light rays will bend after entering a transparent object according to its thickness, then I will call it as a refraction. इसका मैं सिंपल अगर डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो ये होता है आपका रिफ्रैक्शन, राइट। ये आपकी ट्रांसपेरेंट सरफेस है, यहाँ से लाइट रेज एंटर हुए, उसने थोड़ा सा बेंड हुआ, और ये जो स्ट्रेट यहाँ पे इस तरह से जा सकता था वो थोड़ा बेंट हो गया, it got bent, and this is what we call as refraction. तो जितना जितना आपका जो थिक सरफेस होगा उतना ही आपका लाइट का रेज जो है वो ज्यादा बेंड होंगे। ठीक है,
फॉर दिस देर इज ऑलवेज वी हैव अ कंफ्यूजन कि हम लोग जब yes when we put headlights पे थोड़ा रिफ्रैक्शन होगा बट इट इज नॉट दैट मेजर। मैं मेजर रिफ्रैक्शन आपको बताऊंगा कि जब हम लोग कभी मान लो कि वाटर पार्क में चले गए, व्हेन वी ऑल गो फॉर अम्यूजमेंट पार्क या तो वाटर पार्क, उसके अंदर हम लोग कोई ऐसा गेम खेलते हैं। यू सी वी ऑलवेज प्ले अ गेम वेयर मे बी somebody will have a coin या somebody will pick up a stone and then he will drop the stone inside the water. He will drop the stone inside the water and then one has to find it at the earliest. जो भी उसको सबसे पहले फाइंड करेगा वो जीत जाएगा। मजे की बात यह है, एवरी वन ऑफ यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि स्पेक्स भी है, करेक्ट? तो सभी लोगों ने एक नोटिस किया होगा कि आपने ऊपर से पत्थर को देखा, यू सी दिस स्टोन इनसाइड अ वाटर एट अ पर्टिकुलर प्लेस, बट एज सून एज यू गो इनसाइड एंड व्हेन यू ट्राई टू गो फॉर द एग्जैक्ट पोजीशन, तो वो पोजीशन वहां से हट गई होगी, वो पत्थर वहां से चेंज हो गया होगा। दैट पत्थर, दैट स्टोन विल नॉट बी एट द प्लेस वेयर इट अपीयर्स फ्रॉम द टॉप। आपको जब ऊपर से देखोगे तो अलग दिखेगा, अंदर जाओगे तो वो कहीं और होगा। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव फेस्ड इट, आई हैव फेस्ड इट एटलीस्ट। आप लोगों ने फेस किया है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। या तो ये जो पोजीशन है ये अंदर एक्चुअली कहीं पे होती है, लेकिन हम जब ऊपर से देखते हैं तो बिकॉज ऑफ वाटर्स डेंसिटी, बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंट वाटर्स डेंसिटी, दैट स्टोन अपीयर्स समवेयर एल्स व्हेन वी लुक इट फ्रॉम द टॉप। हम लोग उस पर सरफेस से ऊपर देखते हैं तो कहीं और दिखता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, दैट प्रॉपर्टी वी कॉल इट एज रिफ्रैक्शन। देखिए इसके अंदर आपको वो विजिबली दिखेगा कि यहाँ पे पानी नहीं है, द वाटर इज नॉट फिल्ड अप ओवर हियर, तो आपको पेंसिल पूरी स्ट्रेट दिख रही है, और पानी डालने के बाद यहाँ पे पानी का थोड़ा इसमें ये डेंसिटी आ गई, तो लाइट रेज अंदर जाने के बाद थोड़े बेंट हो गए, एंड दैट इज व्हाई दिस पेंसिल इज अपियरिंग टू बी ब्रोकन, राइट? सो इसको हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। तो आप जब भी कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट दिखाना चाहोगे तो उसमें जितना ज्यादा जो डिस्टोर्शन होगा बैकग्राउंड का, उतना ही आपको उस ऑब्जेक्ट के अंदर डेंसिटी ज्यादा दिखेगी। ठीक है, जितना ज्यादा डिस्टोर्शन होगा उतना ही आपको उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा दिखेगा। मैं इस बारे में आपको एक कहूंगा कि आज दुनिया में सबसे पतला चीज कौन सा है? व्हाट इज द थिनेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे पतला चीज कौन सा है? वेरी नाइस एग्जांपल, पापड़। पापड़ का भी हम देखेंगे, पापड़ इज अ गुड एग्जांपल। हेयर, ओके। ट्रांसपेरेंट पतला चीज, ट्रांसपेरेंट, जो कि एक ऑब्जेक्ट भी है, जो दिखता भी है, लेकिन सबसे पतला है। वी सी इट ऑल द टाइम। ठीक है, चलो ये ऑब्जेक्ट के साथ खेलने से बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, किड्स लव इट। ओके, every one of you must have heard about bubbles, air bubbles, right? सोप से बबल्स बनाते हैं, तो दोज बबल्स आर एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स। उसमें थोड़ा थिकनेस भी है, बट आई डोंट नो वेदर दे आर सॉलिड और लिक्विड, लेकिन कहीं पे बीच में है। बट दोज बबल्स आर हैविंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ थिकनेस। उसकी जो थिननेस यानी थिकनेस या थिकनेस जो है वो दुनिया की सबसे पतली सरफेस होती है, और इसीलिए आप जब बबल को देखते हो तो बबल के थ्रू आपको कोई भी चीज डिस्टॉर्ट नहीं होती। यू नो, नथिंग गेट डिस्टॉर्टेड व्हेन यू सी एनीथिंग थ्रू द बबल, क्योंकि उसके अंदर लाइट रेज जब गए तो वो बिना किसी डिस्टॉर्शन के थ्रू होके आपको बैकग्राउंड दिखाया। ठीक है, तो इसलिए हमें बबल्स हमेशा हल्के दिखते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपके सामने किसी ने एक ऐसे एयर बबल को फेंका, और किसी ने जो पेपर वेट होता है जो पूरा ग्लास का होता है, और आपके ऊपर किसी ने ग्लास का बॉल फेंका, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये एयर बबल है या ये पेपर होल्डर है? हाउ विल यू कम टू नो? फोर्स, नॉट द फोर्स, एक्चुअली द डिस्टॉर्शन ऑफ द एनवायरमेंट। जो पेपर होल्डर है उसके अंदर जो बैकग्राउंड, उसका जो एनवायरमेंट जिस तरह से डिस्टॉर्ट होगा, उस हिसाब से आपकी आंखें, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एग्जैक्टली जो रिफ्रैक्शन होगा उसके आजू बाजू की जो चीजें जिस तरह से डिस्टॉर्ट होगी, तो आपको वो जो पेपर होल्डर है उसके अंदर आपको लिटरली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पता चलेगा कि इसके अंदर डेंसिटी है। यू सी, द मोर द डेंसिटी द मोर द डिस्टॉर्शन। और ये जो डिस्टॉर्शन का इंक्रीज एंड डिक्रीज जो होता है, इसका एक वर्ड है, इसका एक टर्म है। सो कैन एनीबडी टेल मी दैट टर्म of the of the you know way of the meter, or what you can say, जिसके ऊपर से हम लोग इस रिफ्रैक्शन को
गेज करते हैं. कैन एनीबडी टेल मी दैट टर्म which every transparent object has? फिजिक्स जिन्होंने फिजिक्स किया होगा उनको ज्यादा आइडिया होगा. फिजिक्स, ठीक है, हम उसको कहते हैं IOR. एग्जैक्टली, अनंता इज राइट, उन्होंने पहले बता दिया. इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जो भी ट्रांसपेरेंट चीजें होती है, जैसे पानी हो गया, बर्फ हो गया, वाइन हो गई, आपकी बियर हो गया, and diamond, the diamond is having the maximum refractive index because the diamond is the strongest object in the world. The diamond is used for cutting also. आपके जो मार्बल को कट करते हैं उसमें डायमंड होता है, राइट? तो डायमंड इसलिए उसके अंदर ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बिकॉज इट इज वेरी डेंस, उसके अंदर थिकनेस बहुत है. तो इसलिए डायमंड के अंदर से जो उसको जब पॉलिश करते हैं तो बहुत सारा उसमें से आपको एकदम शाइनीनेस जो दिखता है बिकॉज इट हैज गॉट लॉट्स ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन वी सी द थिंग्स बीइंग बेंट इनसाइड. व्हेन द लाइट रेज गोज इनसाइड तो उसको आपको एनवायरनमेंट बेंट होता हुआ दिखेगा, एंड दैट इज हाउ वी परसीव दैट इफ समथिंग इज थिन और थिक. ठीक है. सो उसके भी थोड़े बहुत एग्जांपल देख लेते हैं. ये देखिए, दिस इज योर बबल. ये बबल है, इसके ऊपर रिफ्लेक्शन भी दिखेगा और रिफ्लेक्शन की वजह से ही इनफैक्ट दिस इज अ ड्यू और समथिंग. और देखिए, दिस इज व्हाट योर क्रिस्टल. यानी इस तरह से जो है पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट बेंड हो जाएगा. अब ये क्रिस्टल है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ऐसा दिखेगा. बट इफ यू हैव अ थिनर ऑब्जेक्ट जैसे ये ग्लास, देखिए आइस है, तो आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ये थोड़ा सा स्ट्रेट दिखेगा कंपेयर टू द प्रीवियस वन. ओके, तो आप जब किसी ग्लास बॉल को बनाओगे तो आप अगर पीछे की चीजों को बेंट नहीं करते हो, ये स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी है. देखिए ग्लास के अंदर इसमें आपको स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी दिखेगा, लेकिन साथ में अगर पीछे की चीजें दिख रही है दैट मीन्स इट इज ट्रांसपेरेंट ऑल्सो. देखिए मैं एयर बबल का आपको 2-4 एग्जाम्पल दिखाता हूँ. I'll show you some examples of glass bubbles or air bubbles. एयर बबल्स में आपको पीछे की चीजें डिस्टॉर्ट होती हुई नहीं दिखेगी. इट विल बी अपीयरिंग स्ट्रेट. यानी उसका जो, ये देखिए इसमें आपको बैकग्राउंड है, ये कभी भी पीछे देखिए यहाँ पे दिखेगा. इट इज अ गुड एग्जांपल. इवन दिस वन इज अ गुड एग्जांपल. देखिए आपका जो बैकग्राउंड है वो कांस्टेंट रहेगा. सी देयर इज नो चेंज हैपनिंग. इसके ऊपर रिफ्लेक्शन तो दिखेगा ही, इसके ऊपर रिफ्लेक्शन तो दिखेगा, लेकिन आपको बैकग्राउंड भी आपको दिखेगा जो पीछे का है. और देखिए इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है. इट इज नॉट द कंटिन्यूटी. इफ यू सी दिस लाइन इज गोइंग ऑल द वे, इट इज नॉट बेंडिंग एट ऑल. तो बिकॉज लाइट रेज इसके थ्रू गए और स्ट्रेट टू स्ट्रेट बाहर निकल गए, इस वजह से एनवायरमेंट आपको डिस्टॉर्टेड नहीं दिख रहा है, राइट? बट इफ आई सर्च फॉर ग्लास बॉल, राइट, तो ग्लास बॉल में देखिए कितना सारा डिस्टॉर्शन होगा. See, if you see, everything will be bent. यानी पूरा उल्टा पुल्टा हो जाएगा. ये देखिए आपकी चीजें जो है काफी डिस्टॉर्ट हो जाएगी. ये देखिए, दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अ ग्लास बॉल. तो आपको इसके रिफ्रैक्शन की वजह से, ये देखिए यहाँ पे पूरा स्ट्रेट है और यहाँ पे पूरा ऐसा रिफ्लेक्ट होके ये पूरा उल्टा हो गया. इसके लाइट रेस पूरे क्रिस क्रॉस हो गए और इस वजह से ये आपको क्रिस्टल बॉल दिख रहा है, करेक्ट? इसका सबसे सिंपल एग्जांपल आपको दिखेगा हेरा फेरी मूवी में, राइट? हेरा फेरी मूवी में जो परेश रावल सर हैं, उनके आपको आंखें बड़ी दिखती है, राइट? आंखें बड़ी दिखती है. और आंखें बड़ी दिखने का रीजन ये है कि उसके जो ग्लास है वो जितने मोटे होंगे वो उतना ही लाइट रेज को ज्यादा बेंड करेगा. और उसके अंदर की जो आंखें हैं वो बिकॉज जो लाइट रेज उसके बेंड हुए तो उसकी आंखें बड़ी हो गई. एक्चुअल में उसकी आंखें छोटी है. तो जितना ऑब्जेक्ट आपका थिक रहेगा उतना ही उसका डिस्टॉर्शन बढ़ जाएगा, यानी उसका IOR जो है वो ज्यादा होगा. और जितना ऑब्जेक्ट थिन रहेगा तो उसका ही उतना IOR कम रहेगा. अंडरस्टूड? So are we through with this particular refraction thing? Yes? Are we now gradually getting it? So अभी देखिए इसमें पानी का एग्जांपल आपको देता हूँ. पानी के अंदर रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है, दोनों चीज होती है. तो आप जब उसको साइडवेज देखोगे,
आप किसी अगर पानी को साइडवेज देखोगे तो उसमें रिफ्लेक्शन ज्यादा दिखेगा, ज्यादा आपको एनवायरमेंट का रिफ्लेक्शन दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप पानी के ऊपर चले गए, एज सुन एज यू योर एंगल चेंजेस टू फ्रॉम साइडवेज टू टॉपिश या फ्रंटिश, यानी आप उसको डायरेक्ट एंगल आ जाएगा, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, उसमें ट्रांसपेरेंसी और रिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा। समझ गए? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द पॉइंट? पानी हो गया और ग्लास ऑब्जेक्ट्स हो गए, दोनों के अंदर फ्रेनेल रिफ्लेक्शन होता ही है। देयर इज नो ग्लास और वाटर जिसके अंदर रिफ्लेक्शन नहीं दिखता, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हर एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन उसमें साथ में रिफ्रैक्शन भी होगा। देयर बी बोथ द थिंग्स। अंडरस्टूड? आर वी थ्रू विद दिस? यस, ओके। सो एक माइथोलॉजिकल एग्जांपल देख लेते हैं। कैन somebody tell me the best example of reflection and reflection with regards to mythology? दो इंसिडेंट हुए थे जिसने पूरा मतलब इधर उधर कर दिया था। द नोन हिस्ट्री दैट वी नो। किसी को कुछ आइडिया है माइथोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत? इट्स नॉट दैट डीप, कैजुअल है, इट्स क्वाइट कैजुअल, यानी वी आर ऑल अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर फिनोमिनन। एनीबॉडी? माइथोलॉजिकल? ओके, माइथोलॉजी है अपनी। माइथोलॉजी में दो ही तो चीज है, ज्यादा तो कुछ है ही नहीं, उसमें ही पूरा ब्रह्मांड जो है आ जाता है। ओके, वाओ अनंता, दैट वाज डीप। I have not heard about it, but yes, what you have, yes, Ramayana, you are quite close. महाभारत, ठीक है, चलो महाभारत। महाभारत के अंदर ही एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का, द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, वेरी ट्रू। नाउ यू आर गेटिंग देयर। अभी मुझे बताइए कि जो स्वयंवर हुआ था ये अर्जुना का, फिश आई, राइट? तो कितना डिफिकल्ट होगा कि श्री अर्जुना को पानी के अंदर वो जो फिश घूम रही है, यानी ऊपर जो फिश घूम रही है उसका रिफ्लेक्शन देख के उसके उनकी उनकी उस आंखों को मारना था, राइट? तो उनको नीचे देखना था और फिश ऊपर थी, और उसको रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का पूरा कैलकुलेशन लगा के उनको वो आंखों को मारना पड़ा था। तो इसके अंदर इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी कि इट इज नॉट दैट कि यहाँ पे जो दिख रहा है वो वहीं पे होगा। ही हैड टू कैलकुलेट एवरीथिंग, एंड बिकॉज ही वाज सच अ ग्रेट वॉरियर, ही न्यू वेयर एग्जैक्टली द फिश इज। तो उस वजह से उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो बढ़ गया था, एज फार एज आई नो, आई एम अज्यूमिंग इट। एंड अनंता इज ऑल्सो सेड द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, करेक्ट? ये जो चक्रव्यूह था, या तो कह सकते हैं एक एक सिर्फ दिखावा था। तो जो एक कोई ऐसा पैलेस देखने आता है और वहां पे वो पांव रखते हैं और वो पानी के अंदर गिर जाते हैं, राइट? तो उनको लगा कि वहां पे टाइल्स है, वहां पे रिफ्लेक्टिव टाइल्स है, लेकिन वो एक्चुअली होता है पानी, और उसके अंदर जब गिर जाता है तो द्रौपदी जी हंसती है, और वहां से पूरा जो है बहुत बड़ा एक इंसिडेंट क्रिएट हो जाता है, यू सी। तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से अपने माइथोलॉजी के अंदर भी बहुत बड़े ऐसे इंसिडेंट्स है जिसके अंदर साइंस लगा हुआ था, यू सी। देयर आर लॉट्स ऑफ साइंस इन्वॉल्वड इन ऑल दो स्टोरीज ऑल्सो। और ऐसे काफी चीज है, इफ यू जस्ट गो थ्रू, बहुत ही डीप जाएंगे तो काफी चीजें ऐसे अपने को पता चलेगी। करेक्ट? यस, इट वाज दुर्योधन, एग्जैक्टली। तो उनको इंसल्टिंग फील हुआ कि मुझे पता भी नहीं चला कि ये पानी है या टाइल्स है, यू सी। तो वो रिफ्लेक्शन की वजह से हुआ था, प्रतिबिंब, राइट? उनको लगा कोई ऐसे एकदम ग्लॉसी मार्बल रहेगा, वो पाँव रखने गए और वहां पे पानी में गिर गए। इट वॉज क्वाइट फनी, आज के दिन भी ऐसा फनी लगेगा। और एक दूसरा एक वीडियो भी है जिसके अंदर एक आंटी जो है वो पूरा फिश की ऐसे फूड की ट्रे लेके आती है और वो सीधा वो पानी में गिर जाती है। इफ पॉसिबल आई विल जस्ट शेयर दैट वीडियो विथ यू, एंड शी इज लिटरली वॉकिंग ऑन द वाटर। शी डजंट रियलाइज ये पानी है, क्योंकि वो स्टेयर का जो एंगल ऐसा था कि किसी को जल्दी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे ऐसा ट्रांसपेरेंट कोई चीज है। वहां पे लगेगा कि वहां पे पूरा रिफ्लेक्टिव सरफेस है। तो शी जस्ट वॉक्स इनटू इट एंड शी गोज इनटू द वाटर, which is quite funny to see. I just saw that video. तो उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा दुर्योधन जैसा, कि उनको लगा कि चलो चल लेते हैं, शॉर्टकट है। So such things makes our life funnier sometimes. तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन। और फर्दर एग्जांपल, इफ एनीबडी हैज सीन द कास्ट अवे मूवी। कास्ट अवे मूवी किसने देखा है? एनीबडी? कास्ट अवे मूवी? यस,
तो उसमें ये जो अपने टॉम हैंक्स होते हैं वो फिशिंग करते रहते हैं, ही इज ऑलवेज फिशिंग। तो फिशिंग में स्टार्टिंग में उनको स्ट्रगल होता है थोड़ा बहुत, कि वो जब स्पीयर को जब पानी में डालते हैं, सो ही इज नॉट एबल टू हिट द फिश, वो फिश को हिट नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही वो एक्सपर्ट हो जाता है, आफ्टर अ कपल ऑफ इयर्स ही इज एबल टू हिट द फिश इन अ वन इंस्टेंस इटसेल्फ। पहले ही ट्राई में वो फिश को मारना शुरू कर देता है, राइट, बिकॉज ही इज एबल टू इंटरप्रेट कि फिश कहाँ पे है और उनका स्पीयर कहाँ पे जाना चाहिए। जहाँ पे जो दिख रहा है वो वहाँ पे नहीं है, वो किसी और जगह पे होगा। तो ये सब प्रैक्टिस के साथ वो सीख गए। तो ये भी एक एग्जाम्पल है जिसमें आपको रिफ्रैक्शन का बहुत बड़ा फिजिक्स आपको अचीव होता हुआ दिखेगा। सो रिफ्रैक्शन का, आर वी ऑल थ्रू विथ रिफ्रैक्शन ऑल्सो? यस। रिफ्रैक्शन, ट्रांसपेरेंसी, जो भी ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होता है दैट इज हैविंग refraction. If it is thick then it will have more refraction, if it is thin then it will have less refraction. ठीक है, are we all through? okay, so Fresnel reflection का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। I would like to show you a good example of while we are shifting to the other part which is translucency. Fresnel reflection का एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा, this one, all of you can see the image. Water from the top angle with which reflection? Water from top angle is Fresnel reflection. Okay, टॉप एंगल में भी फ्रेनेल रिफ्लेक्शन होता है। आपका एंगल जैसे ही चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर विल रिड्यूस द रिफ्लेक्शन, और आप जितना साइडवेज जाओगे उतना आपका रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं फ्रेनेल रिफ्लेक्शन। अभी वो फ्रेनेल रिफ्लेक्शन का यहाँ पे बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, यानी कि आपके देखिए जो भी पार्ट आपको फेसिंग है, अब इसको मैं रखूंगा अपने ये वाले शेडर के साथ। देखिए, आई विल कीप दिस विद दिस शेडर, ये वाला, ठीक है। See now I am keeping it with this. I am keeping it here ताकि आपको मैं बता सकूं कि इसमें भी ये आपका जो बीच का पार्ट है, आप अगर क्लोजली देखेंगे, ओके, ये देखिए, ये जो बीच का पार्ट है, ये जो बीच का पार्ट है ये ज्यादा रेडिश दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो इट इज टर्निंग अवे फ्रॉम आवर आई द रिफ्लेक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन द एजेस। तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि आपका जो ये फ्रंट पार्ट है, यानी आपका जो ये फेसिंग पार्ट है, वो ज्यादा आपको कलरफुल दिखेगा, यानी आपको यहाँ पे ब्राउन कलर दिखेगा या तो ब्लैक कलर दिखेगा। लेकिन जैसे ही आपकी जो कार की जो सरफेस है, व्हेन इट इज टर्निंग अवे फ्रॉम योर आई, देन द रिफ्लेक्शंस आर इंक्रीजिंग, राइट, द रिफ्लेक्शन इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। तो यहाँ पे जो फिनोमिनन हो रहा है वही यहाँ पे भी हो रहा है। इसको मैं कहूंगा कि इस गाड़ी के ऊपर फ्रेनेल रिफ्लेक्शन है। ओके, दिस कार इज हैविंग अ फ्रेनेल रिफ्लेक्शन। अगर मैं इस कैमरे को उस तरफ लेके जाता हूँ तो ये वाला पार्ट ज्यादा नॉन रिफ्लेक्टिव हो जाएगा, या तो यहाँ पे ज्यादा लोकल कलर दिखेगा और इस पार्ट में ज्यादा रिफ्लेक्शन दिखना शुरू हो जाएगा, बिकॉज द फ्रेनेल रिफ्लेक्शन इज चेंजिंग विद द व्यूअर्स आई, वो व्यूअर के एंगल के हिसाब से चेंज होगा। जैसे यहाँ पे भी आपको ये जो इसका जो जो रूफ है, रूफ के ऊपर भी ज्यादा रिफ्लेक्शन दिख रहा है। अगर मैंने कैमरे को टॉप एंगल पे लेके गया तो हो सकता है कि ये रिफ्लेक्शन कम हो जाए और वहां पे आपको कलर ज्यादा दिखना शुरू हो जाए। ठीक है, सो ये जो फिनोमिनन है इसको हम कहते हैं फ्रेनेल रिफ्लेक्शन। आपको ये हर एक जितने भी गाड़ी के जो फोटोज होंगे आपको इसमें ये चीज होते हुए दिखेगी। ओके, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, ऑल ऑफ यू कैन सी दिस। ये देखिए, ये जो एकदम आपके फेसिंग है, दिस पार्ट इज लुकिंग मोर ऑफ अ कलरफुल, इसमें आपको लोकल कलर दिख रहा है। लेकिन जैसे आपकी जो सरफेस है आपकी आंखों से दूर जा रही है, या तो इट इज टर्निंग अवे फ्रॉम योर आई, देन द रिफ्लेक्शन इज इंक्रीजिंग। अगर मैं थोड़ा कैमरे को ऊपर लूंगा तो यहाँ पे भी रेड कलर ज्यादा विजिबल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अ प्रॉपर्टी दैट वी कॉल एज फ्रेनेल रिफ्लेक्शन। okay, so are we all convinced that now we are able to gauge, या तो we are able to see how metal या तो how plastic works? Okay, so are we okay, are we clear with what I am saying? Yes, okay, great.
आप धीरे धीरे ये जो चीजें है ना, आज फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा कह सकते हैं कि एकदम एक नी जर्क रिएक्शन आएगा कि आपको लगेगा अरे बाप रे, तो हमें पता ही नहीं था। लेकिन हो सकता है कि आप जैसे धीरे धीरे देखते जाओगे वैसे ही आपको चीजें काफी क्लियर होती जाएगी। ठीक है, आप अपने आजू बाजू में ऑब्जर्व एंड नोटिस करोगे उतना ही आपके लिए चीजें इजी हो जाएगा। अभी देखिए, दीज आर टू ग्लासेस, दिस इज ग्लॉसी, ये ग्लॉसी हो गया और ये मैट हो गया। देखिए ग्लॉसी के अंदर पूरा रिफ्लेक्शन दिख रहा है और मैट के अंदर वो पूरा रिफ्लेक्शन तो है बट इट इज मच मोर मैट, यानी घिसा हुआ है। सो दिस ग्लास लुक्स मच मोर रफ एंड दिस ग्लास इज लुकिंग मच मोर स्मूथ। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर ग्लॉसी एंड मैट सरफेसेस वर्क्स। तो इसमें ये जो एग्जांपल्स है उसमें आपको ऑब्जेक्ट्स वाइज काफी ये दिखेगा, कह सकते हैं कि ये देखिए इसमें काफी अच्छा एग्जांपल है। दिस इज योर स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। देखिए आपका पानी, व्हेन योर वाटर इज स्टेबल, व्हेन योर वाटर इज स्टेबल, तो उस टाइम पे आपको इसका मिरर लाइक रिफ्लेक्शन दिख रहा है, ऑलमोस्ट लाइक अ मिरर। लेकिन जब आपका पानी अनइवन है तो देखिए आपका मैट रिफ्लेक्शन हो गया, क्योंकि लाइट रे जब हिट हुए पानी को तो वो इधर उधर डिस्पर्स हुए, स्कैटर हुए, और उस वजह से आपका जो रिफ्लेक्शन है ये स्कैटर हो गया। ठीक है, so this is why this is looking much more matte and this is looking much more glossy। तो इसको हम कहेंगे स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। स्पेक्युलर का मतलब क्लियर, डिफ्यूज का मतलब रफ। समझ गए, डिफ्यूज का मतलब मैं जनरली रफ यूज करता हूँ, यानी डिफ्यूज के दो मीनिंग है, ये भी हम देखेंगे हाउ डज डिफ्यूज वर्क विथ टू डिफरेंट टर्म्स। लेकिन फिलहाल यू ऑल कैन सी दिस एग्जांपल्स। ओके, अभी आप मुझे बताइए, वी हैव गॉट 10 मोर मिनट्स। सो ये जो ओपेक और ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसपेरेंट के बीच में ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि आ सकता है, यू नो विच इज नॉट completely opaque या विच इज नॉट completely transparent, which is that particular object? ट्रांसलूसेंट, राइट। ट्रांसलूसेंट भी है और एक टाइप का सरफेस होता है। ट्रांसलूसेंसी कहाँ पे होती है? वेयर इज द ट्रांसपेरेंसी, सॉरी ट्रांसलूसेंसी किस ऑब्जेक्ट में होती है? ओके, व्हाट इज फ्लॉय बैक फ्रॉस्टेड ग्लास? या आई या ट्रांसलूसेंसी फ्रॉस्टेड ग्लास में भी होती है, वेरी ट्रू, करेक्ट। ट्रांसलूसेंसी जनरली सबसे ज्यादा होती है लीव्स के अंदर, ट्री लीव्स होते हैं, बाद में पेपर के अंदर होता है, पेपर इज ऑल्सो थिन। और पेपर जो है अपने किसी हम लोग उसको लाइट के आगे रखेंगे, सो द लाइट विल गेट डिफ्यूज्ड, राइट, लाइट उसके अंदर आके डिफ्यूज हो जाएगी एंड देन वी विल सी समथिंग लाइक दिस। दिस इज योर ट्रांसलूसेंसी। सो ट्रांसलूसेंसी, वाटर में ट्रांसलूसेंसी नहीं होती, उसमें रिफ्रैक्शन होता है, राइट, वाटर में रिफ्रैक्शन होता है। वाटर डज नॉट हैव ट्रांसलूसेंसी। अगर वो धुंधला वाटर है, धुंधला अगर पानी हो गया तो मैं कहूंगा उसमें ट्रांसलूसेंसी हो सकती है। ग्लास, थिन शीट्स एंड प्लास्टिक, एग्जैक्टली ये जो तन्मय ने लिखा है दैट इज राइट। थिन शीट्स एंड प्लास्टिक, प्लास्टिक का जो थिन को भी कोई ऐसा सरफेस हो गया जिसके थ्रू लाइट पास हो पाती है, उसको हम कहेंगे ट्रांसलूसेंसी। लेकिन ट्रांसलूसेंसी में दो पार्ट है, एक होता है ट्रांसलूसेंसी, प्लास्टिक बैग भी ठीक है, ट्रांसलूसेंसी थिन ऑब्जेक्ट्स में होता है, और सब सरफेस कैटरिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सब सरफेस कैटरिंग, ये होता है थिक ऑब्जेक्ट में। ठीक है, सब सरफेस कैटरिंग जो है वो आपके जो डेंस ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें होता है सब सरफेस कैटरिंग, विच इज अ थिकर साइड ऑफ द ट्रांसलूसेंसी। ओके, तो ये अगर मैं यहाँ पे आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाऊंगा तो दिस आई विल नॉट कॉल एज अ ट्रांसलूसेंसी। ठीक है, ये जो आपका ऑरेंज है इसके अंदर सब सरफेस कैटरिंग हो रही है, यानी हुआ ये कि आपका जो लाइट रेज है, आपके जो लाइट रेज है वो पहले तो ऑब्जेक्ट को हिट हुए, ओके, पहले वो ऑब्जेक्ट को हिट हुए, बाद में ऑब्जेक्ट के थ्रू चले गए, लेकिन ऑब्जेक्ट के थ्रू होने के बाद वो अंदर डिस्पर्स हो गए। ओके, ये जो आपके ऑब्जेक्ट्स है ये यहाँ पे डिस्पर्स हो गए एंड दैट इज हाउ यू आर एबल टू सी समथिंग दैट इज इनसाइड ऑल्सो, राइट। तो इसको हम कहेंगे सब सरफेस कैटरिंग, सब सरफेस कैटरिंग। अभी मुझे इसके कोई और एग्जांपल बताओ इस टाइप के सब सरफेस कैटरिंग वाले, गिव मी सम एग्जांपल्स।
of subsurface scattering? Human fingers, right? Yani human skin, correct? Human skin is also having subsurface scattering. Very true, 100%. Anything else? आपके आजू बाजू में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर ऐसे सबसर्फेस स्कैटरिंग होता है. जेली, जेली अगर क्लियर जेली है तो मैं कहूंगा उसके अंदर रिफ्रैक्शन हो रहा है, राइट? बिकॉज जेली समटाइम्स, अभी ये आप कोई कहेंगे कि सर वो अपना कौन सा एक सोप है, पेयर्स, आई थिंक पेयर्स इज अ सोप, जो सोप है, लेकिन वो उसके अंदर आप थ्रू एंड थ्रू देख सकते हैं. तो मैं कहूंगा उसके अंदर सबसर्फेस स्कैटरिंग नहीं है, उसके अंदर रिफ्रैक्शन हो रहा है. ग्रेप्स, राइट, वेरी ट्रू, ग्रेप्स के अंदर भी होता है. ग्रेप्स के अंदर आपको ऐसे ट्रांसलूसेंसी या तो सबसर्फेस स्कैटरिंग दिखती है, डेंसिटी दिखती है, राइट? सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज सबसर्फेस स्कैटरिंग. बेसिकली ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपको ज्यादातर सबसर्फेस स्कैटरिंग दिखेगा. आपने अगर डीप सी फिशेस देखे होंगे, राइट? ग्लास प्लेट्स तो ओपेक होता है ना, यानी ग्लास प्लेट्स तो या तो बहुत ज्यादा ओपेक रहेंगे, नॉन ट्रांसपेरेंट, या तो ट्रांसपेरेंट रहेंगे, शेल्स, राइट? आप सोचिए कैंडल्स, डोंट यू अग्री? कैंडल्स के अंदर भी होता है, कैंडल्स, उसमें वैक्स जो होता है, तो वैक्स इज लाइक सबसरफेस कैटरिंग, राइट? देन एग, अगर आप एग के पीछे टॉर्च रखेंगे तो एग के थ्रू भी आपको थोड़ा लाइट डिस्पर्स होके दिखेगा, करेक्ट? आपको एग के थ्रू ग्लो इन द डार्क वाले ऑब्जेक्ट्स नहीं, वो सेल्फ इल्यूमिनेशन होगा. व्हाट तन्मय इज सेइंग इज सेल्फ इल्यूमिनेशन. हमने इसको लास्ट टाइम बात किया था, मैश लाइट, तो वो उसके अंदर आ जाएगा. सो दैट आई विल कॉल इट एज सेल्फ इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स, ग्लो इन द डार्क वाले. सबसरफेस कैटरिंग ऐसी होती है, जो ऑब्जेक्ट जहां पे रखा है उसके पीछे अगर कोई लाइट सोर्स आ गया तो वो जो लाइट है वो ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्पर्स हो जाएगी और बाद में दूसरी तरफ से दिखेगी. फिंगर तो बता दिया, एग हो गया. आप मुझे बताइए कि डर्टी वाटर भी ठीक है, प्रिज्म, प्रिज्म में डिस्पर्शन हो रहा है, इट इज स्कैटरिंग द कलर्स, इट इज नॉट स्कैटरिंग द लाइट रेज. अगर वो धुंधला प्रिज्म है तो ठीक है. अच्छा, यहाँ पे किसी ने ये इसका नाम सुना है, ये जो एक चाइनीज चाइनीज ड्रैगन का एक आता है, उसका नाम क्या है? इफ एनीबडी इज वेरी इनटू दिस, एक पर्टिकुलर मेटल या तो एक मटेरियल होता है. व्हाट इज दैट मटेरियल? कैन एनीबडी टेल मी? जो ग्रीन कलर का एक मटेरियल होता है, आई वांट यू ऑल टू फाइंड इट आउट फॉर मी. ग्रीन कलर का ड्रैगन होता है, यू सी, इसको क्या कहते हैं? जोड़िया क्या ऐसा कुछ नाम है उसका? व्हाट इज दैट नेम? आई विल जस्ट फाइंड इट आउट थ्रू नेट, बट आई एम होपिंग कि कोई स्टूडेंट्स मुझे हेल्प कर ले इस बारे में. ओके, आपने देखे पोटैटो चिप्स, इफ यू सी पोटैटो चिप्स, पोटैटोज को आप जब कट करते हो और आप उसको लाइट के थ्रू देखते हो तो आपको लाइट उसके थ्रू होते हुए दिखेगी, करेक्ट? आपको ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनिक चीजें हैं, जितने वेजिटेबल्स हो गए या इवन सम फिशेस, कोई भी फिश ऐसी होगी जो कि लाइट को आप उसके पीछे रखोगे तो उसके थ्रू जब लाइट दिखती है तो हम कहेंगे उस ऑब्जेक्ट के अंदर सबसरफेस स्कैटरिंग प्रेजेंट है. ठीक है, अभी मैं आपको सबसरफेस स्कैटरिंग का ह्यूमन का एक ये दिखाता हूँ. ये देखिए, सबसरफेस स्कैटरिंग की वजह से आपके जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें अंदर से जो एपिडर्मल लेवल, जो एपिडर्मल स्किन होती है, सबडर्मल होती है, तो उस वजह से आपके जो आजकल ये अजूरे अजूरे ड्रैगन, ओके, नो आई डोंट थिंक इट इज दैट, लेट मी जस्ट फाइंड आउट. आई थिंक उसको कहते हैं uh, ये दैट इज ऑल्सो हैविंग, या दिस वन, ये जो आपको टिपिकल एक ये मटेरियल मेटल ये जो दिख रहा है, सी नाउ दिस, व्हाट इज दिस, इसका नाम एक टिपिकल नाम है, आई विश टू नो दैट. This kind of a shader, if you see,
ओके, तो इसको क्या कहते हैं, जेड, ओके, दैट इज द नेम, जेड, ओके, दैट इज द नेम, नाउ आई एम एबल टू फाइंड इट। अभी देखें, ये जो जेड अगर हम फाइंड करेंगे, इफ वी फाइंड द जेड इन आवर सर्च रिजल्ट, तो ये जेड नाम का जो मटेरियल है, ये भी होता है सबसर्फेस स्कैटरिंग वाला, जेड ग्रीन, राइट। इसको अगर जेड ग्रीन शेडर लिखेंगे तो देखिए ये आपको थोड़ा सा सबसर्फेस स्कैटरिंग दिखेगा इसमें, you will see some kind of subsurface scattering happening, correct? तो देखिए आपको जो आजकल के जो रेंडरर्स है वो इस टाइप के आपको आउटपुट निकाल के देंगे, जैसे विच इज काइंड ऑफ डेंस फ्रॉम इनसाइड। तो इसको हम कहते हैं रेजिन, रेजिन या रेजिन आल्सो कैन बी कंसिडर्ड एज subsurface scattering, yes, resin, yes, you can say it is a subsurface scattering वाला material, correct, you are right। तो जिसके अंदर आप थोड़ा डिस्पर्स होता हो दिखेंगे उसको हम कहेंगे सबसर्फेस स्कैटरिंग, ठीक है। सो दूसरी एक चीज होती है, हैज एनीबॉडी हर्ड अबाउट ओनिक्स मार्बल, ओनिक्स, तो यहाँ पे इंटीरियर डिजाइनिंग करता होगा उसको पता होगा कि ये बहुत ही महंगा मेटल होता है, महंगा मटेरियल होता है। ये जो ओनिक्स मार्बल होता है ये लिटरली अपने मटेरियल के थ्रू लाइट को, यस ग्रेव्स भी होता है, करेक्ट। देखिए ये जो ओनिक्स मार्बल है, तो ये क्या करता है कि अगर आपने इस ओनिक्स मार्बल के अंदर या तो ओनिक्स मार्बल के पीछे अगर कोई लाइट लगा दी, ये लिटरली पूरा मार्बल इल्यूमिनेट होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, कैन यू सी दिस, ये ओनिक्स मार्बल है, इट इज अ वेरी कॉस्टली मटेरियल। तो इसमें ये होता है कि इस मार्बल के अंदर अगर आप लाइट रखोगे तो ये बाहर की तरफ भी थोड़ा लाइट दिखाएगा, लेकिन ये लाइट थोड़ा डिस्पर्स हो जाएगा, दिस लाइट विल गेट डिस्पर्स्ड, थोड़ा वो ऐसा डिफ्यूज हो जाएगा। तो ये मार्बल के अंदर हम कहेंगे इसके अंदर भी होता है सबसर्फेस स्कैटरिंग, ठीक है। आर वी क्लियर विद द सबसर्फेस स्कैटरिंग पार्ट? सोप में भी होता है, यस, सम सोप्स व्हिच विल लेट द लाइट पास थ्रू, उसको हम कहेंगे सबसर्फेस स्कैटरिंग। ये देखिए बैकलिट ओनिक्स, इट इज अ वेरी नाइस एग्जांपल ऑफ द मटेरियल हैविंग सबसर्फेस स्कैटरिंग। पेयर्स के अंदर रिफ्रैक्शन होता है, देखिए पेयर्स के अंदर क्लियर रिफ्लेक्शन दिखता है ना, पैर साबुन के अंदर आपको क्लियर रिफ्लेक्शन दिखता है, एक्रेलिक, यस, एनीथिंग, सी दैट्स व्हाट। अभी मैं कहूंगा कि देखिए आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग और आई एम टीचिंग यू एवरीथिंग, अभी आपको मुझे रिवर्ट बैक करना है। आप जैसे यू नो नाउ यू आर स्टार्टेड टू ऑब्जर्व एंड नाउ यू हैव स्टार्टेड टू थिंक, तो अभी मैं आपको एक्सपेक्ट करूंगा आपके पास से कि आप अपना खुद का डिस्कवरी कीजिए और मेरे पास उस चीज को लेके आइए, right, you may be right, you may be wrong, but at least you will know that what is the actual thing। आपको पता चलेगा कि ओके ये चीज ये नहीं है ये है, but at least you will come to know, yeah exactly, that is the point। पहले की जो एक्सरसाइज है उसी के अंदर आप अगर सैंपल देखोगे, देखो मैं वो इमेज ओपन करता हूँ आपके सामने, ठीक है, आई जस्ट ओपन दैट, ये देखिए ये ओपन किया एंड नाउ इफ यू सी दिस, देखिए ये जो है एल्यूमिनियम फॉयल में कौन सा होगा, एल्यूमिनियम फॉयल में मैट फिनिश होता है, राइट। एल्यूमिनियम फॉयल जो है थोड़ी क्रम्बल्ड होती है तो उसके ऊपर लाइट रे जब आता है तो थोड़े डिस्पर्स हो जाते हैं, तो एल्यूमिनियम फॉयल के ऊपर थोड़ा टेक्सचर भी होगा अनइवन जैसा, लेकिन उसका शेडर होगा वो मैट फिनिश होगा क्योंकि उसके ऊपर घिसा हुआ रिफ्लेक्शन दिखता है, राइट। ये देखिए लास्ट टाइम आपने टाइप्स ऑफ लाइट के बारे में तो किया था, सम ऑफ यू हैव डन द टाइप्स ऑफ लाइट, लेकिन इसी के अंदर आप जब देखेंगे कि इसके अंदर और फर्दर थोड़े और ब्रेकडाउन है, जैसे कि यहाँ पे जो लैंप है ये आपका मेटेलिक हो गया तो मैंने यहाँ पे क्रोम लिख लिया, बाद में एक कैंडल है, ये जो कैंडल का वैक्स है इसमें क्या है, सब सरफेस स्कैटरिंग, राइट, कैंडल सब सरफेस स्कैटरिंग। फिर आता है आपका ग्लास, तो ये ग्लास के अंदर रिफ्रैक्शंस हो गया, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है तो उसके अंदर रिफ्रैक्शंस हो गया, उसके अंदर वाइन भी है थोड़ी बहुत, कुछ लिक्विड भी है। देन ये जो लीव्स है, ये लीव्स के अंदर ट्रांसलूसेंस हो गया, लीव्स और ये जो पेटल्स है, रोज पेटल्स को आप अगर किसी टॉर्च के सामने रखोगे
सो यू विल सी दैट देयर इज सम काइंड ऑफ अ ट्रांसलूसेंस। उसके बाद आप चाहो तो ये वुडन फ्लोरिंग पे भी देख सकते हो। वुडन फ्लोरिंग पे मैंने लिखा है मैट रिफ्लेक्शन, यानी यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है लेकिन ये वुड थोड़ा मैट फिनिश है, तो यहाँ पे मैट रिफ्लेक्शन हो गया। अभी ऐसी कोई वुडन फ्लोरिंग होती है जो ग्लॉसी होती है, राइट, विच इज काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिव, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ग्लॉसी रिफ्लेक्शन। तो शेडर के अंदर भी नाउ यू ऑल कैन जस्ट एक्सप्लोर एंड यू कैन फाइंड आउट दैट व्हाट ऑल मटेरियल इज मेकिंग दिस पर्टिकुलर सीन। देखिए यहाँ पे टेबल के ऊपर भी वुड है लेकिन वो थोड़ा मैट फिनिश है, उसके ऊपर रिफ्लेक्शन स्कैटर हो रहा है। So this reflection also you can say that it is a matte reflection, correct? So this way you all can just explore और enhance अपना जो knowledge है वो आप enhance कीजिए, और धीरे धीरे करके you all can just keep on exploring, keep on glossy surface। glossy surface का example बताता हूँ। glossy surface का example very easy। interior में जाऊँगा, interior में जाके when I am going to some living room, yes, सर आपने जो सौंदर्य के ऊपर से पूरा हाँ 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 सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सर। ओके जी, यस यस वही है। मैं आपको वो दिखा देता हूँ उसका एग्जांपल, सब सरफेस कैटरिंग। और उसके पहले सिर्फ मैं ग्लॉसी का दिखाना चाहूंगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल शो यू द ग्लॉसी। देखिए ये जो आपका रिफ्लेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज अ ग्लॉसी रिफ्लेक्शन, राइट, ग्लॉसी सरफेस। सो व्हाट सागर इज आस्किंग, you have got it, this one, this is a glossy surface, ठीक है, which is kind of quite clear, ठीक है ना। यानी इसका और फर्दर एक देख लेता है। मार्बल जो सरफेस होती है ना, ये देखिए ये जो वुडन फिनिश होता है दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम मैट फिनिश, क्योंकि वुड के अंदर बहुत सारे अनइवन पोर्स होते हैं, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू मार्बल, मार्बल इज हैविंग मच मोर डेंसिटी एज कंपेयर टू द वुड, और उस वजह से उसमें शाइनीनेस ज्यादा दिखती है। सो लेट मी जस्ट शो यू वन ऑफ द ग्लॉसी surfaces। ग्लॉसी का मतलब इट इज फार मोर रिफ्लेक्टिव एज कंपेयर टू वुडन surface। okay, I think this is also matte finish, कोई ज्यादातर ये this is also matte finish। I think we must find a glossy surface। this is also matte finish। मार्बल वाला कोई, हाँ ये है ना, this is a good example of a glossy। okay, ये देखिए what सागर is saying कि ये मैट फिनिश हो गया। ये जो वुडन सरफेस है, दिस वुडन फ्लोरिंग इज मैट फिनिश, और ये जो मार्बल का फिनिश है दैट इज फार मोर ग्लॉसी। ग्लॉसी का मतलब क्लियर रिफ्लेक्शन, और मैट का मतलब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। गॉट दिस? सो सागर, आर वी थ्रू विद दिस क्वेरी? या yes, so marble and granite has glossy reflections, and wooden surfaces या wooden flooring sometimes has matte reflections। और वुडन फ्लोरिंग में भी कभी ऐसे ग्लॉसी होता है, लेकिन जनरली उसका ब्यूटी वही है कि वुडन फ्लोरिंग के ऊपर जो मैट फिनिश आता है ना, वो ज्यादा रिच दिखता है, यू सी, एंड दैट इज व्हाई वी प्रिफर हैविंग मैट वुडन फिनिश ज्यादातर। बट इट डिपेंड्स फ्रॉम पीपल टू पीपल, ऐसा कुछ लोगों को वुडन में भी ग्लॉसीनेस चाहिए होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग हार्ड एंड फास्ट। और जो और एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि वो ऑरेंज का जो एक ये था, वो उसमें डिस्कनेक्ट हो गया था। So I wish to show him। May I know who was that? सौरभ, सौरभ, ओके सौरभ। ये जो है ना, इसको हम कहते हैं सबसरफेस कैटरिंग, ठीक है। दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या तो ये मटेरियल जो है, इसको हम कहते हैं सबसरफेस कैटरिंग, बिकॉज व्हेन द सनलाइट हिट दिस सरफेस, तो वो डायरेक्टली पास नहीं हो गई या डायरेक्टली बाउंस बैक नहीं हो गई, वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर गई और उसने उस लाइट रेस को अंदर जाके थोड़ा डिस्पर्स कर दिया, राइट। वो लाइट रेज इसके अंदर जाके डिस्पर्स हुए और उसकी अंदरूनी चीजों को थोड़ा बहुत इल्यूमिनेट किया। तो ये जो अंदरूनी इल्यूमिनेशन है और इसके अंदर का जो विजिबिलिटी है, जो डेंसिटी दिख रही है, उसको हम कहते हैं सब सरफेस स्कैटरिंग। ओके, सो दिस ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट समटाइम्स हैज सबसरफेस स्कैटरिंग। फाइन, आर वी थ्रू? यस सर। ओके, तो ये हम लोग ने आज 5-6 चीजें देखी, विच इज रिफ्लेक्शन, फ्रेनेल रिफ्लेक्शन, colored reflection, refraction,
translucence and subsurface scattering, which is covering, I would say, almost 70% of all the shading that there is. बराबर है? यानी माया और CD Max या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आपने इतनी चीजें समझ ली तो आपका शेडिंग पूरा क्लियर हो जाएगा. ओके, आपको किसी भी चीज में इश्यू नहीं होगा. लेकिन आप इसको जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे उतना ही आपको आगे जाने में इजी और काफी आप अच्छे से एकदम क्विकली आप सारी चीजों को ग्रास्प कर पाओगे. तो जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि कैन वी मॉडिफाई अवर प्रीवियस असाइनमेंट विथ रिफ्लेक्शंस एंड गिव, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट यू ऑल टू डू. कि पहले के जो इंटीरियर इमेजेस है उसी को आप गो थ्रू करो फिर से और उसके अंदर और फर्दर शेडिंग रिलेटेड चीजों को ब्रेक डाउन करना शुरू कर दो. बराबर है? तो सारी चीजें ढाल के लाइटिंग और शेडिंग पूरा मिला के आपको एक पूरा सीन मिल जाएगा. बराबर है? सो वी विल बी हैविंग अ फुल प्रूफ सीन व्हिच इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन into different elements. Understood? Are we through? So I hope के आज का जो लेक्चर है काफी मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा लेंदी था, लेकिन it was kind of थोड़ा in depth था in with regards to getting to know how things work when the light falls on it. बराबर है? हर चीज में रिफ्लेक्शन होता है लेकिन वो डिपेंड करेगा as per the chemical composition of that particular object. ठीक है? नहीं, सेकेंड ईयर में 3D मैक्स कर सकते हैं, एज इन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है. लेकिन 3D मैक्स मैं कहूंगा दैट 3D मैक्स इज मोर लाइक एन इजियर सॉफ्टवेयर. यानी वो फंडामेंट्स के लिए अच्छा नहीं है. फंडामेंटल सीखना है तो आप पहले माया में से सीख जाओ, फिर वो सारे के सारे जो उसके ये है जो उसके जो प्रोसेस है, जो माया के अंदर जो प्रोसेस यूज होती है वही सेम 3D मैक्स में भी होती है. ठीक है? सो यू डोंट नीड टू वरी कि 3D मैक्स कब सिखाया जाएगा. माया के फंडामेंटल्स क्लियर होंगे ना तब दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर इजीली सीख पाओगे. करेक्ट? हाँ, जो कैरोलिन ने पूछा दैट एग्जांपल इज एनिसोट्रोपिक. एनिसोट्रोपिक, ओके सॉरी, एनिसो PROPIC, एनिसोट्रोपिक. ओके, सो व्हाट जिनल इज आस्किंग 3D मैक्स सिखाएंगे कि नहीं. मैं अभी वे फिलहाल थर्ड ईयर वालों को मैं 3D मैक्स सिखा रहा हूँ और मजे की बात यह है दैट दे आर एबल टू गेट एवरीथिंग एंड दे आर एबल टू लर्न एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग. जो भी मैं बता रहा हूँ वो सारी चीजें समझ में आ रही है क्योंकि उन लोगों ने माया को ठीक से सीखा है. तो जो भी लोग माया को ठीक से सीखेंगे, फॉर एग्जाम्पल एनिमेशन, रिगिंग, टेक्सचरिंग, शेडिंग, लाइटिंग, माया में अगर सीख लिया तो वो दुनिया के किसी भी सॉफ्टवेयर में उसको इजिली समझ पाएंगे. ओके, so you don't need to worry, we are always there for you, we'll teach you as per the right time. आपको right time पे वो सारा सिखाया जाएगा. ठीक है? तो now comes the most important part of the whole lecture, that is the attendance. Attendance ले लेते हैं and then we will call it a day. So many of the students have left. I am not sure why would they want to leave without taking the attendance. Okay, never mind. आज है 20th और यहाँ पे जो टोटल आ रहा है यू ऑल डोंट नीड टू वरी. भले ही ये यहाँ पे गलत दिखे बट वो सारा टैली होके आपको मिल जाएगा. सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. आज है डिवीजन D and E. सो टुडे इज D and E. सो आई नीड टू बॉदर अबाउट D and E डिवीजन. ओके, और इसका डेट रहेगा आज का 28/20/2020. राइट? सो नाउ आई स्टार्ट विद Anant Sharma is present. Adarsh Gupta, Shubham Das, okay. Shekhar Subramaniam present. Tanay present. Astha is present. Then Zishan Sheikh is present. I think he is not present. He is not present. Okay. Sainath is not present. Sainath is not present. Abhay is not present. Akash is present. Rohit Ramesh is not present. Rohit Ramesh is present. Nirbhav Singh is present. Jinal is present. Carlin is present. Nikita is present. Nikita, she is not present. Nikita is not present. Sachi, is she present? She is not present. Okay. Ramesh Chaudhary is not present. Rishabh Gupta. Okay, Ramesh is present. Okay. Rishabh is not present. Tanmay is present. Sagar Jadhav.
present. Devanand is present. Sakshi, present. Parthav, not present. Ashlesh Prabhu, not present. Shreyas, present. And Afrin Khan, she was present, I think. She went away. Never mind. Okay, no problem. So thank you so much, D division. It was great having you here. Have a great day. और assignment भी कर लेना. Okay. Thank you so much. Bye Tanmay. Have a great day. So coming to E division. Okay. E division को भी quickly कर लेते हैं. Okay. So Sagar Parmar present. Krishikant Yadav. Krishikant not present. Amit Gupta not present. Vikas not present. Yeah, Vikas is present. Okay. Dinesh present. Mayuresh was present, I think. Yeah. Sahil present. Krishna present. Krishna was present, right? Yeah. Ashutosh Kadam is present. Ashish Tiwari. Ashish not present. Rushit not present. Shubham present. Saurabh Verma is present. Siddhi present. Bhumika present. Okay. Nilesh Pawar present. I think he was present, right? He is not present. Okay. Nitai is present. Yes. Sumit present. Lakshmi present. Sejal was present, right? Sejal is not present. Okay. Lakshmi is present. Radha Mandal not present. Okay. Sunil, sorry, Bhavin present. Amit Kumar Yadav. Amit Kumar present. I think Amit was present. Okay. I will wait for a couple of minutes. Okay. Afrin, I'll count you present. No issues. Okay. And Amit, Vijay Biradar. Vijay is not present. Abhishek Chaudhary. Abhishek not present. And Prajakta is present, right? Great. Okay. So thank you all so much. And नट सम्राट हो सके तो देख लेना और साथ ही साथ अपना असाइनमेंट 1 जो मैंने लिंक शायद शेयर की है आपके ग्रुप में उसको भी आप जरा गो थ्रू कर लेना. ठीक है. सो हैव अ ग्रेट डे. आई एम सेविंग दिस रिकॉर्डिंग विथ मी और मैं इसको अपलोड कर लूंगा. एंड यू ऑल कीप ऑन चेकिंग माय चैनल. आई थिंक यू विल गेट द अपडेट्स आल्सो इफ यू हैव सब्सक्राइब टू इट. तो मैं इसको अपलोड कर लूंगा. आपको अगर गो थ्रू करना है, आपके फ्रेंड्स जो एब्सेंट है उसको भी गो थ्रू करना है, दे आर मोस्ट वेलकम. ओके.